अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग QCA एकेडमी का जो है वो एक प्रैक्टिस टेस्ट है उसको एक्सप्लेन करेंगे, जो कि फर्स्ट ईयर फुल सिलेबस में से जो है वो कंडक्ट किया गया था। ठीक है, MCQ नंबर 1 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स आर फैगोसाइटिक सेल्स। तो फैगोसाइटिक सेल्स हमारे पास ऐसे सेल्स होते हैं जो फोरेजन बॉडीज़ को जो है वो किल करते हैं और बॉडी को जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो मस्ट सेल्स होते हैं ये फैगोसाइटिक सेल्स नहीं होते। ठीक है, सो दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस हमारे पास जो है वो ये फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग एक और चीज़ भी जो है वो नोट कर लो। जब ये सेल्स हमारे पास एक्टिवेट होते हैं तो ये क्या करते हैं कि फोरेजन सब्सटेंसेस को जो है वो किल कर देते हैं। तो फिर आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इन सेल्स को जो है वो दोबारा से डीएक्टिवेट कौन करता है, इनएक्टिव कौन सी चीज़ कर रही होती है। तो हमारे पास जो लाइजोसोम्स होते हैं इसमें लाइसोजाइम एंजाइम होता है, उसका जो है वो लो पीएच होता है। ठीक है, तो उस लो पीएच की वजह से हमारे पास ये सेल्स दोबारा से इनएक्टिव हो जाते हैं। फिर दोबारा से कोई फोरेजन सब्सटेंस आता है तो ये दोबारा से एक्टिव होकर जो है वो उसे किल कर देते हैं और बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सेकंड में कहते हैं कि लाइजोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेलीज। तो लाइजोसोम्स को जो है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडीज जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। थर्ड में कहते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग, मॉडिफाइंग एंड पैकेजिंग द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। हमारे पास जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है ये ट्रांसपोर्ट करता है, मॉडिफाई करता है, पैक करता है प्रोटीन्स को और लिपिड्स को। ऑप्शन सी इज करेक्ट। फोर्थ में कहता है कि RNA इज प्रेजेंट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली। हमारे पास राइबोसोम्स में जो है वो RNAs और प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिफ्थ में कहता है कि सेल ऑर्गेनेली दैट इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स बट नॉट इन द प्लांट सेल्स। तो हमारे पास जो लाइजोसोम्स होते हैं ये एनिमल सेल्स में जो है प्रेजेंट होते हैं, जबकि प्लांट्स में ये चीज़ प्रेजेंट नहीं होती। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सिक्स में कहता है कि प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली। तो हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो RNA राइबोसोम्स में हो रही होती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सेवंथ में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीसेकेराइड इज नॉट प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक प्लांट सेल वॉल। हमारे पास जो यूकैरियोटिक प्लांट सेल वॉल होती है उसमें हीमोसेलुलोज प्रेजेंट होता है, पेक्टिन होता है, सेलुलोज होता है, लेकिन काइटिन जो है वो उसमें नहीं होता। ऑप्शन ए इज करेक्ट। काइटिन हमारे पास चाहे वो फंजाई में होता है और फंजाई हमारे पास क्या है, इट इज़ अ प्रोकैरियोट्स। एट्थ में कहते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, स्फिंगोलिपिड्स होते हैं। ठीक है, फॉस्फोडाइग्लिसराइड्स होते हैं। ठीक है, फॉस्फोट्राइग्लिसराइड्स नहीं होते। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाइन्थ में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल रिलीज द इंसुलिन व्हेन ग्लूकोज लेवल एलिवेट्स इन द बॉडी। तो जब भी हमारे पास ग्लूकोज का लेवल जो है वो एलिवेट होता है तो हमारे पास जो बीटा सेल्स होते हैं, ठीक है, वो इंसुलिन को जो है वो सिक्रीट करवाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास ये जो ग्लूकोज है ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है और इन दिस एंड दैट हमारे पास ग्लूकोज का जो लेवल है वो लो हो जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। टेंथ में कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड एज। तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहते हैं या इनको हम लोग पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स भी कहते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 11th में कहते हैं कि नेम द मेजर स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द एनिमल्स। हमारे पास एनिमल्स के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होती है और प्लांट्स के अंदर सेलुलोज की फॉर्म में। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट 12th में कहते हैं कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स टेक प्लेस। तो जब भी हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड बनता है ना तो उसमें क्या होता है कि एक अमाइनो एसिड के कार्बोनाइल ग्रुप से हमारे पास एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो रिमूव होता है या लास्ट होता है, और दूसरा जो हमारे पास अमाइनो एसिड होता है ना उसके अमाइनो ग्रुप से जो है वो हाइड्रोजन एटम जो है वो लास्ट हो रहा होता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 13 में कहते हैं कि ट्राईपेप्टाइड हैज़। तो हमारे पास जो ट्राईपेप्टाइड होता है उसमें हमारे पास 3 अमाइनो एसिड्स होते हैं और 2 पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 14 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्लासिफाइड फॉर्म ऑफ द कंजुगेटेड मॉलिक्यूल। हमारे पास लिपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन्स, मेटेलोप्रोटीन्स ये सारे जो हैं हमारे पास कंजुगेटेड प्रोटीन्स की एग्जांपल्स हैं, लेकिन कंप्लीट प्रोटीन्स हमारे पास इट इज़ नॉट अ कंजुगेटेड मॉलिक्यूल। कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स होते ही किसी दो चीज़ों का जो है वो कॉम्बिनेशन। ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट। 15 में कहते हैं कि विच पार्ट ऑफ अमाइनो एसिड्स गिव इट यूनिकनेस। तो हमारे पास जो साइड चेन्स होती हैं वो बेसिकली अमाइनो एसिड्स को जो है वो यूनिकनेस या एक यूनिक कैरेक्टर दे रही होती हैं, क्योंकि हमारे पास जो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स होते हैं ना उनके पास डिफरेंट साइड चेन्स होती हैं। ठीक है, जो कि उनको यूनिक बनाती हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 16 में कहते हैं कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ एन एंजाइम्स। तो हमारे पास एंजाइम्स है प्रोटीन इन नेचर होते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट।
17 में कहता है कि व्हाट इज़ एन एपो एंजाइम। तो एपो एंजाइम हमारे पास जो है वो किसी भी एंजाइम का जो प्रोटीन पोर्शन होता है उसे हम लोग एपो एंजाइम कहते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 18 में कहता है कि नेम द एंजाइम सिक्रेटेड बाय पेंक्रियाज। तो हमारे पास जो पेंक्रियाज होता है वो ट्रिप्सिनोजेन जो है वो सिक्रीट करता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अच्छा, हमारे पास प्रोटीन्स की डाइजेशन के लिए हमारे पास सिर्फ 3 एंजाइम्स होते हैं। एक को हम लोग जो है वो पेप्सिन कहते हैं, दूसरा हमारे पास जो है वो ट्रिप्सिनोजेन होता है, और तीसरा जो है हमारे पास उसको हम लोग कहते हैं कीमोट्रिप्सिन। ठीक है, तो उसमें हमारे पास जो ट्रिप्सिनोजेन होता है वो पेंक्रियाज से जो है वो सिक्रीट होता है। 19 में कहता है कि नेम द एंजाइम्स विच कैटलाइजेज द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। हमारे पास ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम जो होता है ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो है वो करवा रहा होता है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 20 में कहता है कि मेक द करेक्ट फंक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्टाइडेज। तुम्हारे पास पेप्टाइडेज का फंक्शन क्या है? बेसिकली इट क्लीव्स द अमाइनो बॉन्ड। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 21 में कहता है कि रेस्पिरेटरी चेन ऑफ द बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद द। तुम्हारे पास जो वो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के साथ चाहे वो एसोसिएट कर रहती है, लेकिन यूकैरियोट्स के केस में हमारे पास वो किसके साथ एसोसिएट करती है? माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के साथ। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 22 में कहता है कि ग्लाइकोलिसिस कैन्स अकर्स इन। हमारे पास ग्लाइकोलिसिस जो है वो एरोबिक सेल्स के अंदर भी हो रही होती है और एनारोबिक सेल्स के अंदर भी हो रही होती है। जब हमारे पास ये एरोबिक सेल्स के अंदर होती हैं तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट होता है ना वो पायरोवेट होता है। ठीक है, जब हमारे पास ये एनारोबिक सेल्स में होती है तो उस वक्त हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो लैक्टेट होता है या लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट्स हैं, आप लोगों ने इनको लाजमी जहन में रखना है। 23 में कहता है कि फास्फोरस इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ। तो हमारे पास जो फास्फोरस है ये फास्फोलिपिड्स में भी होता है, हमारे पास ये जो है टिकोइक एसिड में भी होता है, और हमारे पास ये न्यूक्लियोटाइड्स में भी जो है प्रेजेंट होता है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 24 में कहते हैं कि ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रेफर्स टू। तो बैक्टीरियल ग्रोथ हम लोग उसको कहते हैं जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हों। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स नहीं, नंबर ऑफ सेल्स। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 25 में कहते हैं कि व्हाट डज अ वायरल डीएनए बिकम्स आफ्टर बीइंग एसोसिएटेड विद द बैक्टीरियल क्रोमोसोम। तो जब भी हमारे पास कोई वायरल डीएनए जो है वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ जो है वो एसोसिएट करते हैं तो उसे हम लोग प्रोफेज कहते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 26 में कहते हैं कि पेप्टाइडोग्लाइकेन्स लेयर इज प्रेजेंट इन द लार्ज क्वांटिटी ऑफ। हमारे पास पेप्टाइडोग्लाइकेन्स है वो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 27 में कहते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर मोर रेजिस्टेंट टू द एंटीबायोटिक्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करते हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो आउटर लेयर होती है ना उसमें जो है वो लिपोपोलीसेक्टाइड प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 28 में कहते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमीनोग्लोबिन्स इज आल्सो कॉल्ड एज सिक्रीटरी अमीनोग्लोबिन। तो हम लोग IgA को जो है वो सिक्रीटरी अमीनोग्लोबिन्स कहते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 29 में कहते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमीनो सप्रेसेंट ड्रग। तो हमारे पास जो साइक्लोस्प्रेसिन होती है ना ये अमीन सिस्टम को जो है वो डिप्रेस करती है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। देखो समटाइम्स हमारे पास जो इम्यून सिस्टम है वो इतना ज़्यादा एक्टिव हो जाता है कि वो अपने हेल्दी सेल्स को या अपनी ही बॉडी के सेल्स को जो है वो किल करना शुरू कर देता है। तो उस केस में हम लोग ये यूज़ करते हैं। ये समटाइम्स अगर किसी बंदे की जो है वो कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है तो उस केस में भी हम लोग ये यूज़ करते हैं। ठीक है, 30 में कहता है कि लिम्फाइड ऑर्गन्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर। हमारे पास जो लिम्फाइड्स ऑर्गन्स होते हैं ये लिम्फोसाइट्स की पोलिफ्रेशन भी करते हैं, डिफ्रेंशिएशन भी करते हैं। ठीक है, उनकी मैचुरेशन भी करते हैं लेकिन उनको डिस्ट्रॉय नहीं करते। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 31 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ द टी सेल्स। तो हमारे पास किलर सेल्स, हेल्पर सेल्स, सप्रेसर सेल्स एंड मेमोरी सेल्स ये सारे जो हैं वो टी सेल्स की एग्जांपल हैं, ये टी सेल्स हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 32 में कहता है कि बीटा सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज इन रिस्पॉन्स टू द इंस्ट्रक्शन रिसीव्ड फ्राम। तो हमारे पास जो हेल्पर टी सेल्स होते हैं वो बीटा सेल्स को जो है वो एक्टिवेट करते हैं और एज अ रिजल्ट हमारे पास एंटीबॉडीज़ बनती हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 33 में कहता है कि व्हाट डज टी स्टैंड फॉर द टी स्टैंड फॉर इन टी लिम्फोसाइट्स। तो इस टी का मतलब होता है थाइमस। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, क्योंकि हमारे पास ये जो थाइमस है ना इसे हम लोग लिम्फाइड ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, 34 में कहता है कि हेल्पर टी सेल्स कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द किलर टी सेल्स बाय द प्रेजेंस ऑफ। तो हम लोग CD4 सेल्स की रिसेप्टर्स के थ्रू हम लोग जो है वो हेल्पर टी सेल्स को और किलर टी सेल्स को जो है वो एक दूसरे से जो है वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। CD4 सेल्स के अलावा हमारे पास CD8 सेल्स भी होते हैं। ठीक है, लेकिन ये दोनों में प्रेजेंट होते हैं।
ठीक है, तो इसके थ्रू हम लोग इनको एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताओ कि CD4 सेल्स जो है वो ये हेल्पर टी सेल्स में प्रेजेंट होते हैं या किलर टी सेल्स में होते हैं। 35 में कहते हैं कि विच वन ऑफ दीज स्ट्रक्चर सेपरेट द आर्टरी ऑफ द हार्ट। तो आर्टरिया हमारे पास जो होते हैं ना हार्ट्स के, उनको जो है वो सेप्टम जो है वो एक दूसरे से जो है वो सेपरेट करता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 36 में कहता है कि व्हाट इज़ द ओपनिंग बिटवीन द राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान हमारे पास जो है वो किसी भी किस्म का वाल्व प्रेजेंट नहीं होता। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। देखो हमारे पास राइट ऑरिकल्स का और हमारे पास जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसका तो आपस में कोई रिलेशन बनता ही नहीं है। ठीक है, तो इनमें इनके दरमियान हमारे पास कोई वाल्व प्रेजेंट नहीं होता। अब एओर्टिक वाल्व क्या होता है हमारे पास? एओर्टिक वाल्व जो है बेसिकली इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एओर्टा। ठीक है, अब जो हमारे पास बाइकास्पिड वाल्व होता है बेसिकली इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, जबकि हमारे पास जो ट्राइकास्पिड वाल्व होता है इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन राइट ऑरिकल, ठीक है, राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल। ठीक है, और बाइकास्पिड वाल्व को हम लोग जो है माइट्रल वाल्व भी कहते हैं। ठीक है, तो ये एक ही MCQ मैंने आपको 3-4 इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट्स बता दिए हैं, तो आप लोगों ने ये सारे अपने जहन में रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट 37 में कहता है कि व्हाट इज़ द ओपनिंग बिटवीन द लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। देखो ये बिल्कुल हम लोगों ने अभी ऊपर बात की कि हमारे पास लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स के दरमियान हमारे पास जो है वो बाइकास्पिड वाल्व होता है। ठीक है, और बाइकास्पिड वाल्व को हम लोग माइट्रल वाल्व भी कहते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 38 में कहता है कि विच वन ऑफ दीज इज़ नोन एज अ पेस मेकर ऑफ द हार्ट। हमारे पास जो ऐसे नोड्स होते हैं उनको हम लोग पेस मेकर्स ऑफ द हार्ट कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 39 में कहता है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ द सर्कुलेटरी पाथवेज आर प्रेजेंट। हमारे पास दो तरह के सर्कुलेटरी पाथवेज होते हैं, ओपन एंड क्लोज। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 40 में कहता है कि इन ह्यूमन बीइंग्स द ड्यूरेशन ऑफ द कार्डिक साइकिल। हमारे पास कार्डिक साइकिल का ड्यूरेशन जो है वो 0.8 सेकेंड्स होता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 41 में कहता है कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कार्डिक साइकिल। तो इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स दैट अकर्स ड्यूरिंग वन कंप्लीट हार्ट बीट। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 42 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज़ इंक्लूडेड इन द ड्यूट्रोसोम। देखो हमारे पास जो फ्लाइट लेस बर्ड्स होते हैं ना उनको हम लोग जो है वो ड्यूट्रोस्टोम्स कहते हैं। अब ड्यूट्रोस्टोम्स हमारे पास जो है वो इकाइनोडर्म्स भी आते हैं और कॉर्डेट्स भी आते हैं। अब हमारे पास ये जो पेंगियम है ना, ऑप्शन सी, ये बर्ड्स एंड एवीज बर्ड्स को ही कहते हैं, उनकी क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है, और ये फ्लाइट लेस बर्ड होता है, सो दैट इज़ वाई हम लोग कहते हैं कि इट इज़ अ ड्यूट्रोस्टोम। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ नंबर 43 में कहता है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स एक्सेप्ट। तो हमारे पास एम्फेबियंस, मोलुस्कास और इकाइनोडर्मेटास या ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है, जबकि हमारे पास जो सोलेंट्रेटास होते हैं ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब इनमें 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, एंडोडर्म, मीजोडर्म एंड एक्टोडर्म। और जो डिप्लो वाले होते हैं इनमें मीजोडर्म नहीं होती, इनमें सिर्फ और सिर्फ एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म लेयर्स होती हैं। ठीक है, 44 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज इंक्लूडेड इन प्रोटोस्टोम्स। तो प्रोटोस्टोम्स हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं या ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसमें हमारे पास जो है वो माउथ जो है वो सबसे पहले बनता है। ठीक है, उसके बाद जो है वो एनस बनती है। ठीक है, ड्यूट्रोस्टोम्स जो है वो इनके ऑपोजिट होते हैं। हमारे पास 3 ऐसे फाइलम्स हैं जो कि प्रोटोस्टोम्स हैं। एक हमारे पास है मोलुस्कास, ठीक है, एनालिड्स एंड आर्थ्रोपोड्स। ये 3 ऐसे फाइलम्स हैं जो कि प्रोटोस्टोम्स हैं। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे जो नेरीज है, ठीक है, जैसे हम लोग सी माउस भी कहते हैं, ये एनालिड से बिलोंग करता है। ठीक है, और हमने कहा कि एनालिड्स क्या होते हैं? प्रोटोस्टोम्स होते हैं। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 45 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द ड्यूट्रोस्टोम्स। तो ये ड्यूट्रोस्टोम्स वही है, इसमें एनस पहले बनती है फिर बाद में माउथ बनता है। तो हमारे पास जो ब्रिटल स्टार है ये ड्यूट्रोस्टोम होता है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये जो ब्रिटल स्टार है ना ये इकाइनोडर्मेटा से जो है वो बिलोंग करता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 46 में कहते हैं कि राउंड वॉर्म्स विच हैव द बॉडी कैविटीज़ आर पार्शली लाइंड विद द मीजोडर्म आर क्लासिफाइड। तो जिनमें हमारे पास उनकी जो बॉडी कैविटीज़ होती हैं, ठीक है, वो पार्शली लाइंड हो विद द मीजोडर्म, तो उन्हें हम लोग जो है वो सीडोसेलोमेट्स कहते हैं। ठीक है, जिसकी एग्जांपल जो है वो राउंड वॉर्म्स है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 47 में कहते हैं कि वीनस फ्लावर बास्केट्स बिलोंग टू विच ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। तो ये स्पंजिस से बिलोंग करती है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 48 में कहते हैं कि लार्वा फॉर्म्ड ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ एनालिड्स।
तो हमारे पास एनालिड्स के लाइफ साइकिल में जो है वो जो लार्वा बनता है ना, उसे हम लोग ट्रेक्योफोर लार्वा कहते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 49 में कहते हैं कि प्लेटी हेलमिंथीस आर, तो हमारे पास ये जो प्लेटी हेलमिंथीस होती है ना, इनमें जो है वो बायलेटरल सिमेट्री होती है और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 50 में कहता है कि साइंटिफिक नेम ऑफ द फ्रेश वाटर मुसल्स इज़, तो फ्रेश वाटर मुसल्स का साइंटिफिक नेम जो है वो एनाडोंटा ग्रेनेडस होता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ट्रोमेरिया लार्वा रिजेंबल्स विद, MCQ 51 में कहता है कि ट्रोमेरिया लार्वा रिजेंबल्स विद, तो वो बाइपनेरिया लार्वा के साथ चाहे वो रिजेंबल करता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 52 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंसेक्ट, तो हमारे पास हनी बी, वैस्प और जो बैटल है ना, ये इंसेक्ट्स में आते हैं। ठीक है, स्पाइडर इंसेक्ट्स में नहीं आता। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। इसे हम लोग चाहे वो टिक्स भी कहते हैं। ठीक है, और हमारे पास ये जो स्पाइडर या टिक्स है ना, ये बेसिकली बिलोंग करता है कौन सी क्लास के साथ? आर्चेनिडा के साथ। ठीक है, हमारे पास ये इंसेक्ट नहीं है। नेक्स्ट 53 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एक्सक्लूसिव ट्रेट ऑफ द आर्थ्रोपोड्स, तो हमारे पास जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं इनके अपेंडिक्स जो है वो जॉइंटेड होते हैं। ठीक है, ये हीमोकोकल होते हैं। ठीक है, और इनका जो एक्सोस्केलेटन है ना, उसमें काइटिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, विंग्स इनमें नहीं होते। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 54 में कहते हैं कि कॉमन नेम ऑफ लोलिगो पैलेट, तो लोलिगो पैलेट का कॉमन नेम जो है वो स्क्विड है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 55 में कहते हैं कि लार्वा ऑफ द बेलन ग्लॉसिस, ठीक है, हीमोकॉर्डेट्स का पूछ रहा है, तो उसको हम लोग जो है वो टॉर्नेरिया कहते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 56 में कहता है कि ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन इन क्रिश्चियंस, तो क्रिश्चियन जो है बेसिकली ये कॉक्सल ग्लैंड्स के थ्रू जो है वो एक्सक्रीशन जो है वो कर रहे होते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 57 में कहता है कि हीमोफोर्डाइट फाइलम इज़, तो हमारे पास जो एनालिड्स होते हैं ना, ये हीमोफोर्डाइट्स होते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब आप लोगों के जहन में ये क्वेश्चन तो आ रहा होगा कि हीमोफोर्डाइट्स कैसे कहते हैं। हीमोफोर्डाइट्स हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें दोनों सेक्स ऑर्गन्स जो है वो प्रेजेंट हों। ठीक है, तो उन्हें हम लोग हीमोफोर्डाइट्स कहते हैं। तो एनालिड्स में हमारे पास दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर, मतलब इनमें हमारे पास ओवरीज भी प्रेजेंट होते हैं और टेस्टिस भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और हमारे पास जो फर्टिलाइजेशन होती है ना, उन्हें हम लोग जो है वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 58 में कहता है कि गार्ड सेल्स ऑफ द स्टोमेटास इन मोनोकार्ड्स, तो हमारे पास जो मोनोकार्ड्स में जो गार्ड सेल्स होते हैं स्टोमेटा पे, वो डम्बल शेप होते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 59 में कहता है कि आउटर वॉल ऑफ द गार्ड सेल इज़, हमारे पास गार्ड सेल का जो आउटर वॉल होती है वो थिन होती है और इलास्टिक होती है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 60 में कहता है कि व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ एसे नोड्स, तो एसे नोड्स बेसिकली हमारे पास ये राइट आर्ट्रियम के अपर राइट कॉर्नर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 61 में कहते हैं कि विच सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द शुगर एज पर मास फ्लो हाइपोथेसिस, तो हमारे पास मास फ्लो हाइपोथेसिस में जो है वो शुगर को कौन जो है वो मूव करवा रहा होता है या ट्रांसपोर्ट करवा रहा होता है? कंपेनियन सेल्स और साथ में सीव ट्यूब्स। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 62 में कहता है कि टिश्यूज प्रेजेंट इन द एंजियोस्पर्म्स बट एब्सेंट इन द जिम्नोस्पर्म्स, हमारे पास एंजियोस्पर्म्स में जो है वो वेसल्स भी होती हैं और कंपेनियन सेल्स भी होते हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म्स में ये दोनों जो है वो एब्सेंट होते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 63 में कहता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ द ऑर्गेनिक सोल्यूट्स फ्रॉम द सोर्स ऑफ द एसिलिमेशन टू द सोर्स ऑफ सिंक, तो उसे हम लोग जो है वो ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ठीक है, ट्रांसलोकेशन में हमारे पास क्या होता है कि ऑर्गेनिक सोल्यूट्स जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम द सोर्स ऑफ एसिलिमिलेशन टू द सोर्स ऑफ सिंक। 64 में कहता है कि सेट ऑफ जाइलम टिश्यूज़ आर, तो जाइलम टिश्यूज़ में हमारे पास जो है वो वेसल्स होती हैं, ट्रिकाइड्स होती हैं और पेरेन्काइमा होता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 65 में कहता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स का जो है वो इन्वर्स रिलेशन होता है सॉल्यूट पोटेंशियल के साथ। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 66 में कहता है कि टू डिक्रीज द साल्ट पोटेंशियलिटी द गार्ड सेल्स एब्जॉर्ब, तो साल्ट की पोटेंशियलिटी को जो है वो डिक्रीज़ करने के लिए हमारे पास जो गार्ड सेल्स होते हैं वो पोटाशियम आयंस को जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 67 में कहता है कि अटैचमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स द जाइलम वेसल्स इज कॉल्ड, तो जब जाइलम वेसल्स के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच करते हैं ना, तो उसे हम लोग एडहेशन कहते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 68 में कहता है कि विच ऑफ दी स्ट्रक्चर इज क्लोज टू एवी नोड, तो हमारे पास जो आर्ट्रोवेंट्रिकुलर नोड होता है ना,
ये हमारे पास राइट एट्रियम के लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे जो है वो लोकेट कर रहा होता है, ठीक है। और वहीं पे नज़दीक हमारे पास आर्ट्रोवेंट्रिकुलर सेप्टम भी प्रेजेंट होता है। ये आर्ट्रोवेंट्रिकुलर सेप्टम क्या करता है, बेसिकली ये आर्ट्रिया को एंड हमारे पास जो वेंट्रिकल्स होते हैं ना, उनको सेपरेट करता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 69 में कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट कैन गो टू द नेक्स्ट हायर ऑर्बिट। जब भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो एब्जॉर्ब करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को, ठीक है, जिनकी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी हो, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जो है वो मूव कर जाता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 70 में कहता है कि अकॉर्डिंग टू बाहर थ्योरी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फिफ्थ ऑर्बिट। हमारे पास इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम का क्या रिलेशन है, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच डिवाइडेड बाई 2 पाई। अब यहाँ पे उसने फिफ्थ ऑर्बिट का पूछा है, तो हमारे पास एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। आप लोगों ने क्या करना है कि इस 5 को इस रिलेशन में पुट करना है, तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 2.5 एच डिवाइडेड बाई पाई। एच यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट को शो कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 71 में कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशंस इन द हाइड्रोजन एटम विल गिव राइज टू द लीस्ट एनर्जेटिक फोटॉन। देखो हमारे पास किसी भी ऑर्बिट का जो एनर्जी डिफरेंस होता है ना, वो डिक्रीज़ होता है जब भी हम लोग न्यूक्लियस से जो है वो अवे मूव करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास n इज इक्वल टू 6 सबसे ज़्यादा अवे है, ठीक है। इसमें आप लोग देख लो n इज इक्वल टू 6 तो है, लेकिन वो दोबारा से n इज इक्वल टू 1 में आ रहा है, ठीक है। मतलब नज़दीक तो आ गए ना न्यूक्लियस के। ऑप्शन सी में देखो वो 6 में था, लेकिन फिर उसके बाद भी 5 में आया। आप लोग इसकी लोअर वैल्यूज़ को देखो, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो फोटॉन की एनर्जी होगी ना, वो सबसे लीस्ट होगी, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 72 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट फॉलो द ऑक्टेट रूल फॉर द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऑक्टेट रूल वो होता है जो कि 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करता है अपने आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है। हमारे पास जो PCl5 है ना, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता। क्यों नहीं करता है, क्योंकि इसमें हमारे पास जो है वो वैलेंस शेल के अंदर जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 73 में कहता है कि मॉलिक्यूल विच हैज़ जीरो डायपोल मोमेंट। तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसके सेंट्रल एटम में किसी भी किस्म का लोन पेयर ना हो, तो वो डायपोल मोमेंट जो है वो शो नहीं करता, या उसकी डायपोल मोमेंट जो है वो ज़ीरो होती है। अब हमारे पास यहाँ पे जो BF3 है, इसकी शेप क्या है, ये ट्राइगोनल प्लानर है, ठीक है। और उसके हमारे पास जो सेंट्रल एटम है उसमें जो है वो ज़ीरो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। सो दैट इज़ वाई इसकी जो डायपोल मोमेंट है वो भी ज़ीरो होगी। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 74 में कहते हैं कि फ्रॉम द गिवन फिगर द वैन डर वाल रेडियस एंड द कोवेलेंट रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम रिस्पेक्टिवली आर। तो सबसे पहले हम लोग वैन डर वाल रेडियस को फाइंड करते हैं। जस्ट आप लोगों ने क्या करना है कि इस 240 को जो है वो डिवाइड करना है 2 के साथ, तो आप लोगों के पास ये बन जाता है 120, ठीक है। फिर आप लोगों ने क्या करना है कि इसी हाइड्रोजन एटम का जो है वो कोवेलेंट रेडियस फाइंड करना है। तो कोवेलेंट रेडियस फाइंड करने के लिए आप लोगों ने इस 62 को जो है वो डिवाइड करना है 2 के साथ, तो ये आप लोगों के पास बनता है 31, ठीक है। विच इज योर ऑप्शन बी। वैन डर वाल रेडियस हमारे पास 120 बनता है और कोवेलेंट कितना बनता है 31। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 75 में कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स हैज़ 2 लॉन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम, द मॉलिक्यूलर शेप इज़ एक्सपेक्टेड टू बी। तो किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर जब हमारे पास 2 लॉन पेयर्स होते हैं और 2 ही हमारे पास बॉन्ड पेयर्स हों, तो हमारे पास ऐसा मॉलिक्यूल जो है वो वी शेप्ड बनाता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 76 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। तो हमारे पास जो डबल बॉन्ड होता है ना, वो शॉर्टर होता है सिंगल बॉन्ड से, ठीक है। ऑप्शन बी में कहता है कि सिग्मा बॉन्ड इज़ वीकर देन पाई बॉन्ड। ये बात गलत है। हमारे पास जो सिग्मा बॉन्ड होता है ना, वो स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। कहता है कि ऑप्शन सी में कहता है कि डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड। ये बात भी ठीक है। हमारे पास डबल बॉन्ड शॉर्टर तो होता है, लेकिन स्ट्रॉन्गर भी होता है। ऑप्शन डी में कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बात भी ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। हमारे पास जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है एज़ कम्पेयर टू पाई बॉन्ड। 77 में कहते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट द 3 स्टेट्स ऑफ द मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। तो हम लोगों ने जो गलत स्टेटमेंट है उसको मार्क करना है। ऑप्शन ए में कहता है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉलिड पोजेस लीस्ट एनर्जी वेयर एज दोज ऑफ द गैसेज पोजेस हायर एनर्जी। ये बात बिल्कुल ठीक है। गैसेज के पास एनर्जी हायर होती है, इसीलिए तो वो एक दूसरे के पास नज़दीक नहीं रुकते, वो फार अवे मूव करते हैं। बी में कहता है कि द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इज़ हायर देन हायर वेयर एज द गैसेज इज़ लोएस्ट। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के करीब होते हैं,
ठीक है। सो दैट इज़ वाई उनकी डेंसिटी जो है वो हाइयर होती है, और गैसेस के मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे से ज़्यादा फार अवे होते हैं तो उनकी डेंसिटी जो है वो लोएस्ट होती है। ऑप्शन सी में कहते हैं कि गैसेस लाइक लिक्विड्स पोजेसेस द डेफिनेट वॉल्यूम, तो गैसेस का उस तरह से डेफिनेट वॉल्यूम जो है वो नहीं होता। ठीक है। ऑप्शन डी में कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉलिड शोज वाइब्रेटरी मोशन ओनली, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। हमारे पास जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनमें सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन होती है। ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी जो है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट 78 में कहते हैं कि यूनिट ऑफ कांस्टेंट ए इन द वंडर वाल इक्वेशन, तो वंडर वाल इक्वेशन में हमारे पास एक कांस्टेंट होता है ए, जिसका यूनिट हमारे पास क्या होता है, DM³ ठीक है, ATM डिवाइडेड बाय मोल स्क्वायर। ठीक है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है कि आप लोग मुझे बताओ कि बी का यूनिट क्या होता है वंडर वाल इक्वेशन में। नेक्स्ट 79 में कहते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल शुड बी मोर वोलेटाइल, तो हमारे पास जो HCl होता है इसमें हमारे पास जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं ना वो वीक होती हैं। ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर वेट भी हमारे पास जो है वो लोएस्ट है। ठीक है। बाकी ऑप्शन से, और इसमें हमारे पास जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है ना हाइड्रोजन और क्लोरीन की, वो भी जो है वो वीक है। ठीक है। सो दैट इज़ हमारे पास जो HCl है वो ज़्यादा वोलेटाइल होगा। ठीक है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, सॉरी बी इज़ करेक्ट। 80 में कहता है कि हमारे पास लिमिटिंग रेडियस रेशो फॉर द कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट इज़, अब हम लोगों ने क्या करना है कि लिमिटिंग रेडियस रेशो बतानी है। ठीक है। ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट के लिए। ठीक है। जिसमें हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 होता है। तो देखो हमारे पास जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है उसमें हमारे पास कैटाइन्स जो है वो सेंट्रल एटम होता है, जिसको जो है वो 6 एनाइंस में जो है वो सराउंड किया होता है। ठीक है। तो रेडियस रेशो हम लोग इस तरह से फाइंड करते हैं कि हम लोग डिवाइड करते हैं रेडियस ऑफ द कैटाइन्स बाय द रेडियस ऑफ एनाइंस। ठीक है। तो रेडियस ऑफ कैटाइन हमारे पास कितना होता है 0.414, और एनएन का कितना होता है 0.732। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 81 में कहते हैं कि मोनोक्लिनिक क्रिस्टल हैज़ द डायमेंशन, तो हमारे पास जो मोनोक्लिनिक क्रिस्टल होता है उसमें जो उसकी ए साइड होती है वो बी के इक्वल नहीं होती, और उसकी जो बी साइड होती है वो भी सी के इक्वल नहीं होती, लेकिन उसका जो एंगल होता है अल्फ़ा जो है उसका और गैमा का एंगल जो है वो सेम होता है, और ये कितना होता है, ये 90 के इक्वल होता है। ठीक है। जबकि हमारे पास जो बीटा एंगल होता है ना वो 90 के इक्वल नहीं होता। ठीक है। मोनोक्लिनिक क्रिस्टल की बात हो रही है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ये आप लोगों के पास बुक में टेबल बना हुआ है, आप लोग इसको जाके देख सकते हो। 82 में कहता है कि सब्सटेंस विच डज नॉट शो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, तो हमारे पास जो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट शो नहीं करते। ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है वो उनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब हमारे पास जो पोटाशियम क्लोराइड, आइस और डायमंड है ना, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, जबकि ग्लास जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है, इट इज़ एन एमॉर्फस सॉलिड्स, सो इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट जो है वो नहीं होता। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 83 में कहते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एमॉर्फस सॉलिड्स इज़ इनकरेक्ट, तो हमारे पास कहता है कि एमॉर्फस सॉलिड्स मेल्ट ओवर द रेंज ऑफ टेम्परेचर, ये बात बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन बी में कहता है कि एमॉर्फस सॉलिड्स आर एनाइसोट्रोपिक, ये बात गलत है। हमारे पास जो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं ना वो हमारे पास आइसोट्रोपिक होते हैं। ठीक है। जबकि हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है ना वो एनाइसोट्रोपिक होते हैं। ऑप्शन सी में कहता है कि देयर इज़ नो ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, ये बात बिल्कुल ठीक है। हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड्स में पार्टिकल्स किसी ऑर्डर के साथ अरेंज नहीं हुए होते। ऑप्शन डी में कहता है कि दे आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल, ये बात भी ठीक है। हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड्स जो है वो रिजिड होते हैं और इनकम्प्रेसिबल होते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी जो है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट 84 में कहते हैं द KP और KC रेशो विल बी हाईएस्ट इन केस ऑफ, तो आप लोगों ने KP और KC की रेशो बतानी है कि किसके केस में हमारे पास वो हाईएस्ट है। तो जस्ट सिंपल आप लोग क्या करोगे कि इन रिएक्शंस का आप लोग डेल्टा N फाइंड करोगे। डेल्टा N के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स को माइनस करते हैं नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स में से, तो हमारे पास डेल्टा N आ जाता है। ठीक है। तो इस रिएक्शन में हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ जो प्रोडक्ट है वो कितना है 1 माइनस इसका पीछे कुछ नहीं है, तो हमारे पास ये क्या बन जाता है 1, और यहाँ पे 1.5 है, तो हमारे पास 1 माइनस 1.5 कितना बनता है -0.5। ठीक है। ये माइनस भी है। ऑप्शन बी में हमारे पास यहाँ पे है जी प्रोडक्ट्स का कितना है 2 माइनस 1 इसका 1 इसका 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन सी में हमारे पास इसका कितना है जी रिएक्टेंट्स का कितना है, सॉरी प्रोडक्ट्स का कितना है, हमारे पास 2 है, और रिएक्टेंट्स का कितना है सिर्फ 1, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ऑप्शन डी में आप लोग इस तरह से फाइंड कर सकते हो। ये क्या बनता है 4 ये वाला और 2 ये, मतलब 6 माइनस रिएक्टेंट्स का कितना है 2 और 7 9,
6 - 9 इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो कि सिर्फ हमारे पास ये जो ऑप्शन सी है इसकी डेल्टा एन वैल्यू जो है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, सो ऑप्शन सी है करेक्ट। नेक्स्ट 85 में कहते हैं कि इन द रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन हैविंग द टू रिएक्टेंट्स इन इक्विलिब्रियम इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स आर डबल्ड देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल। तो हमारे पास कोई भी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन होना तो वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, सो हमारे पास ओवरऑल इक्विलिब्रियम जो है वो क्या होगी, रिमेन्स द सेम। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 86 में जो है वो उसने आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें हमारे पास अमोनिया बन रहा है। ठीक है, और रिएक्शन जो है वो आप लोग देख सकते हो कि ये कैसा रिएक्शन है, ये रिवर्सेबल रिएक्शन है। ठीक है, अब इस रिएक्शन में आप लोगों ने क्या करना है कि क्यू और के सी को आपस में रिलेट करना है। तो हमारे पास जब भी हमारे पास रिएक्शन रिवर्स होगा ना, तो आप लोग आंखें बंद करके कह दो कि इस रिएक्शन में हमारे पास क्यू की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू के सी। ठीक है, जब भी हमारे पास के सी की वैल्यू कम होती है क्यू से, तो हमारे पास रिएक्शन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में जाता है। लेकिन जब हमारे पास के सी की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होती है क्यू से, तो हमारे पास रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड प्रोसीड होता है। सो दैट इज़ वाई हम लोग बोलते हैं कि ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। इसमें कुछ भी चीज़ कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट 87 में कहते हैं कि अज्यूम ईच रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द ओपन कंटेनर फॉर विच रिएक्शन डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई। ठीक है, उसने आपको डिफरेंट रिएक्शन दिए हैं और बोलता है कि हमारे पास ये सारे रिएक्शन एक ओपन कंटेनर के अंदर हो रहे हैं। ठीक है, क्या आप लोग बताओ कि हमारे पास कौन सा रिएक्शन में हमारे पास डेल्टा एच जो है वो डेल्टा ई के इक्वल है। ठीक है, तो जब भी हमारे पास वॉल्यूम चेंज जो है डेल्टा वी जो है हमारे पास ज़ीरो होता है। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास जो वर्क डन होता है वो भी हमारे पास ज़ीरो होता है। ठीक है, और जब वर्क डन ज़ीरो होता है तो हमारे पास क्या होता है कि डेल्टा एच जो है वो डेल्टा ई के इक्वल हो जाता है। तो आप लोगों ने जस्ट सिंपल क्या करना है कि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को देखने हैं। ठीक है, अगर वो सेम है तो दिस मीन्स दैट उनका वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है। ऑप्शन ए में देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे 1 है, ये 2 है, हमारे पास इस तरफ भी 3 मोल्स हैं और इस तरफ भी हमारे पास 3 ही मोल्स हैं। ठीक है, इस रिएक्शन में देखो हमारे पास यहाँ पे 1 है। ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट्स में हमारे पास क्या है, 2 है। ठीक है, सो वी कैन से दैट 1 इज़ नॉट इक्वल टू 2। इस केस में हमारे पास 3 इक्वल है 3 के, लेकिन वो आगे जाकर देखते हैं कि ये क्या सीन है। ऑप्शन सी में आप लोग देख लो, रिएक्टेंट्स हमारे पास 2 हैं। ठीक है, 2 इज़ नॉट इक्वल टू 2 ये और 1 ये 3। ऑप्शन डी में देख लो, हमारे पास यहाँ पे बनता है 1 इसका और 1 इसका 2 इज़ इक्वल टू 2। अब ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों ठीक लगते हैं, लेकिन फिर आप लोगों ने क्या करना है कि इनकी स्टेट्स को देखना है। अब हमारे पास यहाँ पे जो ये है ये सॉलिड स्टेट में है, बाकी सारे गैशियस स्टेट में सॉरी। अब यहाँ पे सारे गैशियस उसमें। ठीक है, सो दैट इज़ वाई हम लोग बोलेंगे कि हमारे पास ये जो रिएक्शन डी है, ठीक है, इसमें डेल्टा एच जो है वो डेल्टा ई के इक्वल है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 88 में कहता है कि एंथैल्पीज ऑफ द एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स आर टेकन एज ज़ीरो। ठीक है, स्टैंडर्ड स्टेट में हमारे पास किसी भी एलिमेंट की इंथैल्पी जो है वो ज़ीरो होती है। फिर कहता है कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड इज़ देयर फॉर, तो वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 89 में कहते हैं कि इन ऑर्डर टू हैव द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड द कंडीशंस आर। तो SHE आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें हमारे पास क्या कंडीशंस होती थी, टेम्परेचर जो है वो रूम टेम्परेचर हो 25 डिग्री, प्रेशर 1 atm हो। ठीक है, और हमारे पास जो कंसनट्रेशन है हाइड्रोजन आयन्स की वो 1 मोलर होनी चाहिए थी। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 90 में कहते हैं कि फॉर द रिएक्शन जिसमें हमारे पास ए और बी मिल के कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, कहते हैं कि इट इज़ ऑब्जर्व दैट ऑन डबलिंग द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए ओनली द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ आल्सो डबल। कहता है कि इस ए को अगर हम लोग डबल करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट जो है ना, या सॉरी जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी डबल हो जाता है। फिर दूसरी कंडीशन उसमें बताइए, कहता है कि ऑन डबलिंग द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी देयर इज़ एन इंक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ 8 ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। तो कहते हैं कि आप लोग इसका रेट लिखो। तो रेट हम लोग कैसे लिख सकते हैं, रेट इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे आप लोग पहली कंडीशन को देखो, उसने बोला है कि ए को अगर हम लोग डबल करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाता है। सो दिस मीन्स दैट हमारे पास यहाँ पे ए की पावर में हमारे पास सिर्फ सिंपल 1 है, और बी को अगर डबल करता है, सॉरी बी को नहीं, अगर वो दोनों ए एंड बी दोनों को डबल कर रहा है तो हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो फैक्टर ऑफ 8 से जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं बी की पावर 2। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 91 में कहता है कि इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ कांस्टेंट, सॉरी रेट कांस्टेंट, तो जब भी हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो ज़ीरो होता है ना, तो उस केस में हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना
वो रेट कांस्टेंट के इक्वल हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 92 में कहता है कि एन एंडोथर्मिक रिएक्शन विद द हाई एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन इज गिवन बाय द डायग्राम। तो उसने आप लोगों को जो है वो डिफरेंट एंडोथर्मिक रिएक्शंस के जो है वो कुछ फिगर्स दिए हुए हैं। आप लोगों ने बताना है कि कौन सी फिगर जो है वो हाईएस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को शो कर रही है फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। तो आप लोग इसमें जस्ट सिंपल एनर्जी डिफरेंस को देखो, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स की और रिएक्टेंट्स की। ये देखो स्लोप इतना नहीं बन रहा इस केस में देखो, इस केस में देखो, लेकिन यहाँ पे आप लोग देखो। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 93 में कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन विद द हाई एक्टिवेशन एनर्जी वैल्यू आर जनरली, तुम्हारे पास ऐसे केमिकल रिएक्शन जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है हाई होती है ना, तो वो हमारे पास स्लो रिएक्शंस होते हैं, और एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास अगर लो होना तो वो फास्ट रिएक्शंस होते हैं। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 94 में कहते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैटर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ देयर साल्ट्स। तो हमारे पास जो कोबाल्ट होता है ना, इसकी रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो हायर होती है हाइड्रोजन आयन से, ठीक है, जब हमारे पास ये एक्वस सॉल्यूशन में होता है। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 95 में कहता है कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द CuSO4 यूजिंग द कॉपर इलेक्ट्रोड्स। कहता है कि प्रोसेस दैट टेक प्लेस एट द एनोड। तो हमारे पास एनोड पे हमारे पास ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। तो आप लोगों ने जो है वो ऑप्शन में से ये चीज़ सेलेक्ट करनी है कि हमारे पास कौन सी रिएक्शन पे ऑक्सीडेशन हो रही है। तो हमारे पास ये जो ऑप्शन सी है इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 96 में कहता है कि द रिएक्शन गिवन बिलो आइडेंटिफाई द स्पीशीज अंडरगोइंग द रिडॉक्स रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में आप लोग देख सकते हो कि सोडियम जो है वो हाइड्रोजन को जो है वो क्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। सो दैट इज़ वाई हम लोग बोलेंगे कि सोडियम जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और हाइड्रोजन जो है वो रिड्यूस हो रहा है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 97 में कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द कार्बन इन CH2Cl2। तो अब हम लोगों ने कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है, तो हम लोग लिख सकते हैं X+2। अच्छा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन तो हम लोगों ने 2 लिखा है, ठीक है, और हाइड्रोजन का हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, ऑक्सीडेशन नंबर +1, ठीक है, 2 × 1। क्लोरीन भी हमारे पास यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, +2 × क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -1 = 0। तो ये हमारे पास बन जाता है X+2 -2 = 0। ये +2 -2 से कैंसिल, X = 0, विच इज़ योर ऑप्शन सी। नेक्स्ट 98 में कहता है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आयरन हैज़ लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर हमारे पास आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना वो 0 है, ठीक है। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 99 में कहता है कि इफ़ सॉल्ट ब्रिज इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द 2 हाफ सेल्स, तो हमारे पास जो वोल्टेज होगा ना वो ड्रॉप हो जाएगा 0 तक। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 100 में कहता है कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ एडिंग द कैटलिस्ट टू द रिएक्शन इन द केमिकल इक्विलिब्रियम। तो कैटलिस्ट हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को भी और रिवर्स रिएक्शन को भी जो है वो इंक्रीज़ करता है सेम एक्सटेंट के साथ, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 101 में कहते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन फॉर द हेट्रोजीनियस रिएक्शन। तो जब हमारे पास हेट्रोजीनियस रिएक्शंस होते हैं ना, तो उसमें हम लोग एक्सप्रेशन में जो है वो सॉलिड की कंसंट्रेशन को ऐड नहीं करते, इंक्लूड नहीं करते। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 102 में कहता है कि रिएक्शन मिक्सचर कंटेन्स 2 मोल ऑफ ए एंड 3 मोल्स ऑफ बी, ठीक है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन शोज 2:1 मोल्स, ठीक है, ऑफ ए एंड बी। विच रिएजेंट इज इन लिमिटिंग रिएजेंट। तो ऑब्वियसली हमारे पास जो है वो ए के 2 मोल्स हैं, ठीक है, बी के सिर्फ 3 हैं, तो ए के मोल्स कम है। सो दैट इज़ वाई हमारे पास क्या होगा, जो ए है वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 103 में कहता है कि रिएक्शन हैज़ अ theoretical yield ऑफ 200 grams ऑफ द प्रोडक्ट इफ़ 180 grams आर एक्चुअली obtained, व्हाट इज़ द परसेंटेज यील्ड। तो परसेंटेज यील्ड हमारे पास इस तरह से होता है कि परसेंटेज यील्ड इज़ इक्वल टू एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय theoretical yield मल्टीप्लाई 100। तो हमारे पास यहाँ पे एक्चुअल यील्ड कितनी है, 180 ग्राम्स, डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल कितनी है, 200 ग्राम्स मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो आप लोगों के पास ये बनती है राउंड अबाउट 90%, ठीक है, विच इज़ योर ऑप्शन ए। 104 में कहता है कि रिएक्शन रिक्वायर्स 2.5 मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स इफ़ द मोलर मास ऑफ द रिएक्टेंट इज़ 100 ग्राम्स पर मोल, व्हाट मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज़ नीडेड। देखो वो मैथ्स का पूछता है, तो मैथ्स का हमारे पास क्या रिलेशन होता है, तो आप लोग इसको मोल्स वाले रिलेशन से फाइंड कर सकते हो। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मैस इन ग्राम डिवाइडेड मोलर मास होता है। आप लोग इस इक्वेशन को मतलब अरेंज करके लिख सकते हो कि मैस इज इक्वल टू, ठीक है, मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास। तो अगर आप इस 2.5 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आप लोगों के पास बनता है 250 ग्राम्स। ऑप्शन
ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 105 में कहता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग द अल्कली मेटल्स। तुम्हारे पास अल्कली मेटल्स में जो लिथियम है ना वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 106 में कहता है कि रेशियो बिटवीन द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन ऑर्बिट 3 टू ऑर्बिट 2। तो हमारे पास ये जो ऑर्बिट 3 होता है ना, ये हमारे पास 3 का स्केयर मतलब 9 टाइम्स ग्रेटर होता है, और जो ऑर्बिट 2 है 2 का स्केयर मतलब ये 4 टाइम्स ग्रेटर होता है। सो हम लोग लिख सकते हैं 9 डिवाइडेड बाई 4, विच इज़ योर ऑप्शन बी। नेक्स्ट 107 में कहते हैं कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। उसने आपको एक रिएक्शन दी हो जिसमें हमारे पास एमोनिया बन रहा है, ठीक है। कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट या नॉट करेक्ट। तो आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देख लो कि हमारे पास रिएक्शन में हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स हैं वो कितने हैं, 3 इसके और 1 इसके। तो हमारे पास रिएक्टेंट्स के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, 4 हैं, और प्रोडक्ट्स के कितने हैं, 2। तो जब भी हम लोग क्या करेंगे कि प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा NH3 बनेंगे। क्यों, NH3 की कॉन्सेंट्रेशन कम है। सो हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो ये करेक्ट है। ऑप्शन बी में कहता है कि द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 एंड H2 इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द प्रेशर। और जब हम लोग N2 एंड H2 की कॉन्सेंट्रेशन को भी इंक्रीज़ करेंगे तो हमारे पास प्रेशर इंक्रीज़ होगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारे पास अमोनियाज बनेंगे, ठीक है। ऑप्शन सी में कहते हैं कि KP इज़ नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ऑप्शन डी हमारे पास कहता है कि ऑल आर करेक्ट। तो हमारे पास जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं ये सारी करेक्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट 108 में कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन CH2OH। तो आप लोग इसको खुद फाइंड करोगे। हाइड्रोजन का हमारे पास कितना होता है, +1 होता है। ऑक्सीजन का हमारे पास कितना होता है, -1 होता है, सॉरी -2 होते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन का। तो आप लोग इजीली जो है वो कार्बन की जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसको फाइंड कर सकते हो, ठीक है। 109 में कहता है कि व्हेन द कॉपर रॉड इज डिप्ड इन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द AgNO3 द सॉल्यूशन बिकम ब्लू आफ्टर सम टाइम। द फॉर्मेशन ऑफ ब्लू कलर इज़ ड्यू टू। तो ब्लू कलर बेसिकली हमारे पास जो है वो जब भी हमारे पास इसको बाल्ट पे ऑक्सीडेशन होगी ना तो ये Cu+2 बना देगा, ठीक है। तो इसी ऑक्सीडेशन की वजह से जो है वो ब्लू कलर जो है वो अपीयर होगा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 110 में कहते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज़ करेक्ट। तो हमारे पास ये सारे रिलेशन जो कि मैंशन है ये सारे करेक्ट हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 101 में कहते हैं कि वैल्यू ऑफ द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन। तो हमारे पास वो नंबर ऑफ मोल्स पर भी डिपेंड नहीं करती, वॉल्यूम ऑफ गैस पर भी डिपेंड नहीं करती, और गैस के टेम्परेचर पर भी डिपेंड नहीं करती। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 112 में कहता है कि रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन। तो हमारे पास जो रेट कांस्टेंट है किसी भी रिएक्शन का वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, हमारे पास रिएक्टेंट्स की नेचर पर भी डिपेंड करता है, लेकिन वो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 113 में कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन। तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करता है, और रिएक्शन की कंडीशंस पर भी डिपेंड करता है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 114 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। ऑप्शन ए में कहता है कि इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन द रेट ऑफ द रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट। ये बात बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन बी में कहता है कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन वुड बिकम अ सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन व्हेन वन मोल ऑफ द रिएक्शन इज टेकन इन लार्ज एक्सेस। ये बात भी ठीक है। ऑप्शन सी में कहता है कि द वैल्यू ऑफ द टाइम कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। ये बात भी ठीक है। ऑप्शन डी में कहता है कि यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर द जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज S-1। तो S-1 तो ये तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का यूनिट है, ठीक है, ज़ीरो का नहीं है। सो ऑप्शन डी हमारे पास यहाँ पे जो है वो इनकरेक्ट है। अब आप लोग कमेंट्स में बताओ कि हमारे पास जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का जो है वो यूनिट क्या है। नेक्स्ट 115 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमारे पास जो प्रोडक्ट्स की एंथैल्पी होती है ना वो लेस होती है एज़ कम्पेयर टू द एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 116 में कहता है कि एज पर हैसेस लॉ डेल्टा एच ऑफ द साइक्लिक प्रोसेस इज़। तो हैसेस लॉ में हमारे पास जो डेल्टा एच होता है वो 0 होता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 117 में कहता है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स एक्सेप्ट। देखो हमारे पास जब भी प्रेशर कांस्टेंट होता है ना तो उस वक्त हमारे पास जो क्यू है वो डेल्टा एच की इक्वल हो जाता है, और जब हमारे पास जो वॉल्यूम कांस्टेंट होता है ना तो उस वक्त हमारे पास क्यू जो है वो डेल्टा ई की इक्वल हो जाता है। ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। 118 में कहता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज़ ऑर्बिटली टेकन एज। तो उसको हम लोग जो है वो 0 कंसिडर करते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 119 में कहता है कि इन गुल्वानिक सेल द इलेक्ट्रोड ऑक्यूपाइंग अ लोअर पोजीशन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विल एक्ट एज। तो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल जो सीरीज़ होती हैं उसमें वो इलेक्ट्रोड जो कि लोअर पोजीशन पे जो है वो लाइक कर रहा होता है तो वो
कैथोड के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। और जो हायर पोजीशंस पे होता है तो वो एज एन एनोड एक्ट कर रहा होता है। 120 में कहता है कि पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट। तो हमारे पास जो मोलर वॉल्यूम होता है किसी भी गैस का वो किसी भी गिवन टेम्परेचर पर जो है वो और प्रेशर पर जो है वो कांस्टेंट होता है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 121 में कहता है कि व्हाट इज़ द मास ऑफ 5 मोल्स ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर का उसने आपको मोलर मास भी दिया हुआ विच इज़ 32। तो ये वही रिलेशन है। मोल्स हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, इट इज़ इक्वल टू मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब आप लोगों ने मास फाइंड करना है, मोल्स भी गिवन है 5 मोल्स और मोलर मास भी गिवन है, ठीक है, या एटॉमिक मास, बल्कि कोई मॉलिक्यूल तो नहीं है। अच्छा, सल्फर का उसने आपको एटॉमिक मास दिया है और मॉलिक्यूल गिवन है विच इज़ सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड का हमारे पास मॉलिक्यूलर मास क्या बन जाएगा, सल्फर SO2, सल्फर का 32 है और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, 12 + 12, तो ये हमारे पास बन जाते हैं राउंड अबाउट 64। तो 64 हमारे पास मोलर मास आ गया। जस्ट सिंपल आप लोग इस 64 को मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ मोल्स के साथ विच इज़ 5, तो ये आप लोगों के पास बनता है 320 ग्राम्स। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 122 में कहता है कि इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज द। तो जब भी हम लोग टेम्परेचर को जो है वो इंक्रीज़ करते हैं तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन की जो स्पीड है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। इसके अलावा हमारे पास जो स्पीड ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन है ना वो भी इंक्रीज़ होती है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन की स्पीड भी जो है वो इंक्रीज़ ही होती है, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ नंबर 24 में कहता है कि 1000 जूल ऑफ द हीट चेंज द टेम्परेचर बाय 100 Kelvin. If the system contains 10 kilogram of the substance, what is the heat capacity? तो हीट कैपेसिटी का हमारे पास रिलेशन इस तरह से है कि C इज़ इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब यहाँ पे हमारे पास डेल्टा क्यू कितना है, हीट जो है वो 1000 जूल है डिवाइडेड बाय टेम्परेचर कितना है 100 केल्विन है, ठीक है। तो अगर आप लोग इसको सॉल्व करो तो आप लोगों के पास बनता है 10 जूल पर केल्विन। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 125 में कहता है कि फॉर द सिस्टम इन थर्मोडाइनमिक्स ड्यूरिंग द एडियोबैटिक एक्सपेंशन। तो हमारे पास एडियोबैटिक प्रोसेस में जो है जो इंथैल्पी होती है ना वो डिक्रीज़ हो रही होती है, ठीक है। एक्सपेंशन में एडियोबैटिक एक्सपेंशन की बात हो रही है। अब अगर सिस्टम की इंथैल्पी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है तो इससे हम लोग ये चीज़ भी कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे पास जो सिस्टम है वो वर्क डन कर रहा है सराउंडिंग पे, ठीक है। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन बी एंड सी बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट 126 में कहता है कि साउंड वेव्स ऑफ द फ्रिक्वेंसीज F1 इज इक्वल टू F2 प्रोपोगेटिंग इन एयर। हमारे पास साउंड वेव्स हैं, ठीक है, उनकी फ्रिक्वेंसीज एक की F1 है दूसरे की F2 है, और ये दोनों जो है वो एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है, और उनका जो मीडियम है वो एयर है। कहते हैं कि करेक्ट एनालिसिस अमंग द फॉलोइंग इज़। तो देखो हमारे पास एयर जो है वो मतलब दोनों साउंड वेव्स का जो है मीडियम जो है हमारे पास जो है वो सेम है, ठीक है, विच इज़ एयर। तो अगर हमारे पास मीडियम सेम हो ना तो उनकी वेलोसिटी भी जो है वो सेम होती है। सो दैट इज़ वाई हम लोग बोलेंगे कि V1 इज इक्वल टू V2। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 127 में कहता है कि सोर्स मूविंग टुवर्ड्स द स्टेशनरी लिसनर विद द स्पीड इक्वल टू द स्पीड ऑफ साउंड। इफ़ द रियल फ्रिक्वेंसी इज़ 1000 हर्ट्ज व्हाट विल बी द अपेरेंट फ्रिक्वेंसी। तो अपेरेंट फ्रिक्वेंसी हमारे पास जो है वो इन्फिनिटी होगी। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 128 में कहते हैं कि 2 organ pipes A and B of the same length. If A is open organ pipe and B is closed organ pipe, what will be the fundamental note of A if that of B is 10 Hz? अब देखो हमारे पास 2 ऑर्गन पाइप्स हैं, ठीक है, A एंड B। अब इसमें हमारे पास जो A है ना वो ओपन ऑर्गन पाइप है और B जो है वो क्लोज ऑर्गन पाइप है। तो हमारे पास जो ओपन ऑर्गन पाइप की फ्रिक्वेंसी है ना वो इक्वल होगी 2 टाइम्स ऑफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं फ्रिक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप इज इक्वल टू 2 टाइम्स द फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। तो आप लोगों के पास ये जो 10 हर्ट्ज गिवन है आप लोगों ने जस्ट इसको मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, 2 × 10, तो ये हमारे पास बनती है 20, विच इज़ योर ऑप्शन ए। नेक्स्ट 129 में कहते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ द मैक्स प्लैंक सिस्टम इज 10 सेकेंड्स। कहते हैं कि व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन एट डिस्प्लेसमेंट ऑफ 50 सेंटीमीटर। टाइम आप लोगों को गिवन है, डिस्प्लेसमेंट भी गिवन है और एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम लोग जो है वो रिलेशन कौन सा यूज़ करेंगे, A इज़ इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब हमारे पास ये जो ओमेगा है ना
ये किसकी इक्वल होता है, इट इज़ इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई टी के इक्वल होता है। आप लोग इसको जो है वो ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर लो तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी ए इज़ इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई टी का होल स्क्वायर एक्स, ये एक्स डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है। ठीक है, तो आप लोग इसको फर्दर जो है वो सिंप्लीफाई करो तो ये हमारे पास बनता है जी ए इज़ इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी का स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स। अब यहाँ पे स्टेटमेंट में हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेंटीमीटर्स में गिवन है। हम लोग क्या करेंगे कि इसको फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास क्या बनता है, 50 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 0.5 मीटर्स। ठीक है, अगर हम लोग इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो बाकी जस्ट आप लोग वैल्यूज़ को पुट कर तो हमारे पास ये बन जाएगा ए इज़ इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टाइम हमारे पास 10 है, 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 0.5। हमारे पास ये बन जाएगा ए इज़ इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई 0.5 डिवाइडेड बाई 100। तो अब यहाँ से हम लोग कटिंग कर लेंगे 0.5 1 ज़ार और यहाँ पे हमारे पास ये 200 टाइम्स हमारे पास ये बनता है अगर हम लोग 0.5 से इसे कट करें तो। ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी ए इज़ इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, अब यहाँ पे तो 1 आ गया डिवाइडेड बाई 200। अब यहाँ से ये फर्दर इसमें कटिंग होगी 4 1 ज़ार और 4 50 ज़ार, हमारे पास क्या होता है 200 होता है। तो ये हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 50 विच इज़ योर ऑप्शन बी। नेक्स्ट MCQ नंबर 130 में कहता है कि स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट वॉल्यूम इज़ 5 डिवाइडेड बाई 2 आर। कहता है कि व्हाट विल बी द थर्मल कांस्टेंट आर फॉर द गिवन सिस्टम इन थर्मोडाइनमिक्स। अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ये दो तरीके से सॉल्व हो सकता है। एक हमारे पास रिलेशन हम लोग यूज़ करते हैं CP माइनस CV इज़ इक्वल टू आर। हम लोग जो है वो इसको इस रिलेशन से भी जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। आर यहाँ पे हमारे पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। ठीक है, लेकिन हम लोग जो है वो इसको एक आसान तरीका है उसके थ्रू जो है वो सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे पास है CP डिवाइडेड बाई CV इज़ इक्वल टू गैमा। अब गैमा हमारे पास यहाँ पे एडियोबैटिक इंडेक्स को जो है वो शो कर रहा है। ठीक है, और इस एडियोबैटिक इंडेक्स का हमारे पास एक और रिलेशन है, गैमा इज़ इक्वल टू F+2 डिवाइडेड बाई F। अब हमारे पास जो मोनो एटॉमिक गैसेस होती हैं ना, ठीक है, मोनो एटॉमिक गैसेस उनमें F की वैल्यू जो है वो 3 होती है, और जो हमारे पास डायटॉमिक गैसेस होती हैं ना उनमें F की वैल्यू जो है वो 5 होती है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि इन दोनों वैल्यूज़ को 3 को भी और 5 को भी बारी बारी इस रिलेशन में जो है पुट करना है, और आप लोगों के पास जो आंसर आएगा तो उसे आप लोगों ने इन ऑप्शंस के साथ कंपेयर करना है। तो जो भी वैल्यू इन ऑप्शंस के साथ मैच होगी तो आपका आंसर वही होगा। ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि स्टेटमेंट में जो है वो उसने जो है वो ये चीज़ स्पेसिफाई नहीं की कि मोनो एटॉमिक गैसेज हैं या डाई एटॉमिक गैसेज हैं। ठीक है, तो हम लोग इस रिलेशन में जो है पुट कर लेते हैं ये वैल्यूज़। पहले 3 को पुट करते हैं, हमारे पास ये बन जाएगा 3+2 डिवाइडेड बाई 3। तो हमारे पास ये बन जाता है 5 डिवाइडेड बाई 3। अब गिवन ऑप्शन में हमारे पास 5 डिवाइडेड बाई 3 मौजूद नहीं है, ये 5 डिवाइडेड बाई 2 है। अब हम लोग जो है वो दोबारा से इस 5 को पुट करेंगे फॉर द डाई एटॉमिक गैसेस। तो हमारे पास ये बन जाएगा 5+2 डिवाइडेड बाई 5। तो ये हमारे पास क्या बनता है, इट इज़ इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 5 विच इज़ योर ऑप्शन डी। नेक्स्ट MCQ नंबर 131 में कहता है कि फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज़ 15 हर्ट्ज। कहता है कि व्हाट आर द फ्रिक्वेंसीज ऑफ सेकंड एंड थर्ड ओवरटोन्स। तो हमारे पास जो सेकंड ओवरटोन होती है ना ये बेसिकली F3 की इक्वल होती है, और जो थर्ड ओवरटोन है ना वो किसकी इक्वल होती है, F4 की इक्वल होती है। ठीक है, ये F है यार। अब आप लोगों ने कुछ रिलेशंस हैं वो जो है वो उनको याद कर लेना है। जैसे कि हमारे पास फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी का रिलेशन इस तरह से है कि F इज़ इक्वल टू V डिवाइडेड बाई 4L। ठीक है, अब हमारे पास ये मेन रिलेशन है। अब हम लोगों ने क्या करना है कि सेकंड एंड थर्ड ओवरटोन्स की फ्रिक्वेंसीज़ को जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो हमारे पास सेकंड ओवरटोन की फ्रिक्वेंसी को हम लोग लिखेंगे F3। आप लोग ये बुक में जाकर देखोगे कि ये चीज़ें ऑलरेडी जो है वो सॉल्व हैं, आप लोग उस को देख के जो है वो समझ जाओगे। F3 इज़ इक्वल टू 5V डिवाइडेड बाई 4L। ठीक है, और इस तरह हमारे पास जो F4 है ना वो किसकी इक्वल होती है, इट इज़ इक्वल टू 7V डिवाइडेड बाई 4L। अब हमारे पास ये जो दो रिलेशंस आ गए हैं ना, ठीक है, एक हमारे पास F3 वाला एंड F4 वाला, इन दोनों रिलेशंस में से आप लोगों ने क्या करना है कि इस फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी को माइनस कर देना है। अब अगर आप लोग जो है वो F3 में से जो है वो V डिवाइड बाई 4L को माइनस करो तो आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 5 बचता है। ठीक है, और इस तरह अगर आप लोग जो है वो F4 में से जो है वो ये जो F4 वाला रिलेशन है
7v/4l, इसमें से v/4l को माइनस करो तो आप लोगों के पास 7 ही बचता है। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है कि इस 5 को और इस 7 को हमारे पास जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी है विच इज़ 15 हर्ट्ज़, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब हमारे पास F3 के लिए कितना है, 5 है, और 4 के लिए कितना है, 7 है। तो हम लोग पहले 5 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 15 के साथ, फिर उसके बाद 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ। जब हम लोग 15 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 75 हर्ट्ज़। ठीक है, और जब हम लोग चाहे वो 7 को मल्टीप्लाई करते हैं 15 के साथ तो हमारे पास ये कितना बनता है, 105 हर्ट्ज़। ठीक है, विच इज़ योर ऑप्शन डी। मेन चीज़ बस यही है, आपको जो है वो सेकंड, थर्ड और बाकी भी आवर टून्स की फ्रिक्वेंसीज़ का जो है वो रिलेशन याद हो। ठीक है, या आपको जो है वो ये कैलकुलेट करना आता हो। ठीक है, इनकी फ्रिक्वेंसीज़ को, इनके रिलेशंस को, तो आप लोग इजीली इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट 132 में कहता है कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इंडिकेट्स दैट द सिस्टम इज़, हमारे पास जब भी हमारे पास मोमेंटम में चेंज होगा ना, तो इसका मतलब ये होगा कि वो सिस्टम जो है वो नॉन आइसोलेटेड है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अच्छा, असल में ये जो अकेडमीज़ के टेस्ट होते हैं ये थोड़े बहुत मुश्किल होते हैं। आपका जो MD-CAT का पोर्शन होता है ना, स्पेशली फ़िज़िक्स की अगर मैं बात करूँ तो वो इतना मुश्किल नहीं होता। यहाँ पे हर दूसरा MCQ जो है वो उसने न्यूमेरिकल बेस्ड दिया हुआ है, लेकिन MD-CAT में बहुत कम जो है वो न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 133 में कहते हैं कि बॉडी एक्टेड बाय द टू फोर्सेस F1 एंड F2। F1 हमारे पास 7 न्यूटन है और F2 जो है वो कितनी है, 3 न्यूटन है। F1 हमारे पास नॉर्थ साइड पे है और F2 जो है हमारे पास ये ईस्ट साइड पे है। तो फिर कहते हैं कि आप लोग नेट फोर्स फाइंड करो। तो इसके लिए हम लोग जो है पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे, जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी 9th-10th में जो है वो पढ़ा होगा। ठीक है, हम लोग इसमें पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करेंगे, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम से पहले हम लोगों को जो है वो इनकी डायरेक्शंस का और उस चीज़ का जो है पता होना चाहिए। तो हम लोग उसके लिए जो है वो जो न्यूज़ डायरेक्शंस ड्रॉ करते होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास नॉर्थ होता है, यहाँ पे हमारे पास साउथ होता है, यहाँ पे ईस्ट और यहाँ पे वेस्ट होता है। अब हमारे पास जो पहली फोर्स है वो नॉर्थ की तरफ है, मतलब यहाँ पे हमारे पास कहीं पे पड़ा हुआ है जी 7 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रही है। F2 हमारे पास कहाँ पे है, वो ईस्ट की तरफ है, तो ईस्ट हमारे पास ये है, तो हम लोग यहाँ पे ईस्ट पे जो है वो 3 न्यूटन फोर्स जो है वो ले लेते हैं, विच इज़ आवर F2। अब आप लोगों ने क्या करना है कि इन दोनों डॉट्स को जो है वो एक साथ मिला लेना है। ठीक है, अब आप लोगों के पास ये क्या बन गई, राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल पे हम लोग इजीली जो है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हमें ये कहता है कि बेस का स्क्वायर, ठीक है, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, ये बी बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एच पी जो है ये परपेंडिकुलर को, और हमारे पास जो एच है ये एच हाइपोटेन्यूज को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमारे पास जो लॉन्गेस्ट साइड होती है ना, उसे हम लोग कहते हैं कि ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, हमारे पास इसमें लॉन्गेस्ट साइड जो है वो ये है। मैं इसके कलर को चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए। हमारे पास लॉन्गेस्ट साइड ये बन रही है। ठीक है, अब इसको हम लोग हाइपोटेन्यूज लेंगे, मतलब ये हम लोगों ने फाइंड करना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर बेस हमारे पास ये बन जाती है विच इज़ 3 न्यूटन, हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस, तो हमारे पास ये पीछे 7 बच की, तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, मतलब 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 3 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 49 आ जाता है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 49 को आप लोग प्लस करो 9 में, या 9 को 49 में प्लस करो तो हमारे पास ये राउंड अबाउट बनता है जी 58। ठीक है, 58 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हम लोगों ने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, सो वी कैन से दैट एक्स इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 58, विच इज़ योर ऑप्शन बी। नेक्स्ट 134 में कहते हैं बॉडी इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देन करेक्ट स्टेटमेंट इज। तो जब भी हमारे पास कोई बॉडी जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करती है तो उसकी इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज एक्सेलरेशन जो है वो सेम होती है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ नंबर 135 में कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज 56 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ द मैथ 7 किलोग्राम, व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन। देखो मैथ के वन है, चेंज इन मोमेंटम बी के वन है, हम लोगों ने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। तो सिंपल हम लोग न्यूटन का सेकंड फार्मूला यूज़ करेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ यूज़ करेंगे, एफ इज इक्वल टू एम ए। एक्सेलरेशन फाइंड करनी है तो वी कैन से दैट ए इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय एम। अब फोर्स हमारे पास कितनी है 56। ठीक है, 56 डिवाइडेड बाय 7, तो ये हमारे पास राउंड अबाउट बनता है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 136 में कहता है कि एट डिफरेंट इंटरवल्स द स्पीड ऑफ द कार इज गिवन बाय
तो ये उसने डिफरेंट इंटरवल्स पे जो है वो कार की जो है वो स्पीड दी हुई है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि एवरेज स्पीड जो है वो फाइंड करनी है। तो एवरेज स्पीड के लिए हमारे पास एक रिलेशन होता है, ठीक है, वी एवरेज इज़ इक्वल टू V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस V3 T3 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 प्लस T3। आप लोगों के पास ये वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है। हमारे पास ये V1 है, ये T1 है, ये V2 है, ये T2 है, ये V3 है, ये T3 है। आप लोग जैसे सिंपल इस रिलेशन में वैल्यूज पुट करोगे तो आप लोगों के पास 51 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा, विच इज़ योर ऑप्शन सी। नेक्स्ट 137 में कहते हैं कि परसेंटेज डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज़ 51%। तो कहते हैं कि आप लोग बताओ कि मोमेंटम में कितने परसेंट जो है वो डिक्रीज आएगा। अच्छा, इस न्यूमेरिकल को जो है वो सॉल्व करने का मेथड जो है वो थोड़ा तो नहीं बल्कि काफ़ी लेंथी है, ठीक है। तो मैं इस तरह करूँगा कि साइड पे आप लोगों को कुछ शो हो रहा होगा, ठीक है, सॉल्व फॉर्म में। तो आप लोग जो है वो उस तरीके से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इस एमसीक्यू को जस्ट वहाँ पे 19% डिक्रीज़ हो रहा है, आप लोगों ने उस 19 की जगह जो है 51 पुट करना है, तो आप लोगों के पास जो है वो 30% जो है वो आंसर आ जाएगा, विच इज़ डिक्रीज इन मोमेंटम, ठीक है। नेक्स्ट 138 में कहते हैं कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स। तुम्हारे पास जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है ना, v डिवाइड बाई टी, ठीक है, वो एक्सेलरेशन की इक्वल होता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 139 में कहता है कि बॉडी मूविंग विद 10 मीटर पर सेकंड आफ्टर 20 मीटर पर सेकंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स 90 मीटर पर सेकंड। कहते हैं कि व्हाट विल बी इट्स एक्सेलरेशन। तो इसके लिए हम लोग एक रिलेशन यूज़ करते हैं, ए इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय टी। तो हमारे पास क्या है जी, ए इज इक्वल टू डेल्टा वी है ना, तो हमारे पास वी एफ माइनस वी आई, हमारे पास क्या हो जाएगा 90 माइनस 10, ये 10 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये 20 टाइम, हमारे पास ये बन जाता है इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 20, 0 0 से कैंसिल, हमारे पास बनता है ये 8 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 4, ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 140 में कहते हैं कि टनल इज डग अलोंग द डायमीटर ऑफ द अर्थ फ्रॉम द एन पोल टू साउथ पोल। कहते हैं कि टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो हमारे पास जो सेंटर ऑफ अर्थ होता है वहाँ पे किसी भी किस्म की ग्रेविटी नहीं होती, ठीक है। तो हमारे पास उस बॉडी की जो टोटल एनर्जी होगी ना, वो होली जो है वो काइनेटिक एनर्जी होगी। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्यों? क्योंकि सेंटर में हमारे पास जो ग्रेविटी है ना वो ज़ीरो होती है, ठीक है। नेक्स्ट 141 में कहते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड विद द वी, ठीक है, इज़ आर, ठीक है। वेलोसिटी, इस वी वेलोसिटी से जो है वो प्रोजेक्ट हो रही है कोई भी बॉडी जिसकी रेंज जो है वो आर है। कहते हैं कि व्हाट विल बी इट्स रेंज प्रोजेक्टेड विद 2v एट द सेम एंगल। तो हमारे पास रेंज का जो है वो डायरेक्ट रिलेशन होता है वेलोसिटी के स्केयर के साथ। तो अगर हम लोग जो है वो वेलोसिटी को इंक्रीज़ करेंगे तो हमारे पास रेंज भी जो है वो 4r बन जाएगी, ठीक है, विच इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट 142 में कहता है कि मास एंड वेलोसिटी आर इंक्रीज बाय 100%। कहते हैं कि परसेंट इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी विल बी। तो देखो हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल होगी, इसे मैं थोड़ा ऊपर करके सॉल्व करता हूँ ताकि हमारे पास ये नीचे तक ये हम लोग सॉल्व कर सकें। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किसकी इक्वल होगी, इट इज़ इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², ठीक है। ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। अगर इसको हम लोग 100% इंक्रीज़ करते हैं, मतलब डबल कर रहे हैं ना, तो हमारे पास जो न्यू काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या बन जाएगी, काइनेटिक एनर्जी न्यू इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2m इंटू 2v का स्क्वायर, ठीक है, 2v का होल स्क्वायर। तो हमारे पास ये बन जाएगा 1/2 2m, ठीक है, 2m इंटू 4v², ठीक है, क्योंकि ये होल स्क्वायर है। तो आप लोग जो ब्रैकेट्स हैं ना इनको आपस में सॉल्व कर लो। ये हमारे पास बन जाता है 1/2 मल्टीप्लाई 8 mv², ठीक है। अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए इस 8 को थोड़ा साइड पे कर लें तो हमारे पास ये बन जाता है 8 इंटू 1/2 mv²। अब आप लोग देख सकते हैं हमारे पास ये 1/2 mv², ये तो हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की इक्वल बन रहा है। तो सो दैट इज़ वाई हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 8 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं जो है वो इसको दोबारा से रेस करता हूँ, आप लोग इस चीज़ को नोट कर लो यहाँ तक, ठीक है, 8 काइनेटिक एनर्जी तक, ठीक है। तो हमारे पास 8 काइनेटिक एनर्जी आ गया था। अब हम लोगों ने क्या करना है कि परसेंटेज इंक्रीज़ फाइंड करनी है, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू न्यू काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी,
या इसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी नीचे थोड़ा छोटा सा आई लिख लेते हैं, ठीक है, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो परसेंटेज है तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई 100 भी कर देते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग वैल्यूज़ को पुट करें तो हमारे पास ये बन जाता है 8 - 1 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाई वो वाला 100, ये वाला, ठीक है। तो ये बनता है हमारे पास 7 मल्टीप्लाई 100, तो ये आप लोगों के पास बन जाता है 700%, विच इज़ योर ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट MCQ नंबर 143 में कहता है कि स्टोन इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ द रेडियस 4 मीटर एंड हैविंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 8 जूल। कहता है कि आप लोग सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करो, ठीक है, कितनी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो रिक्वायर्ड होगी इस स्टोन को मूव करवाने में, ठीक है, किसी ऐसे सर्कल के अंदर जिसका रेडियस 4 मीटर हो और काइनेटिक एनर्जी जो है वो 8 जूल हो। तो इसके लिए हमारे पास रिलेशन इस तरह से है कि F इज़ इक्वल टू 2 काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय आर। देखो फिजिक्स उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत आसान होती है जो कि रिलेशन में से रिलेशन निकाल लेते हैं। अब हमारे पास जनरली हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या फार्मूला होता है, F C इज इक्वल टू mv², ठीक है, डिवाइडेड बाय आर। और यही mv² जो है हमारे पास, ठीक है, ये तो किनेटिक एनर्जी में भी आता है, ठीक है। तो इन्हीं दो रिलेशंस को यूज़ करके एक नया रिलेशन निकाला है, F इज़ इक्वल टू 2ke डिवाइडेड बाई आर। अब आप लोग इसमें वैल्यू पुट करो, 2 × 8 डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 16 डिवाइडेड बाई 4 विच इज़ इक्वल टू 4, ठीक है। 4 1s are 4, 4s are 16, 4 न्यूटन हमारे पास है, वो आंसर आ जाएगा विच इज योर ऑप्शन सी। 144 में कहता है कि इलेक्ट्रिक फैन स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एंड अटेन्स द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 3 revolutions per second। कहता है कि व्हाट विल बी इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द टाइम, सॉरी, कहता है कि व्हाट विल बी इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन इफ द टाइम ऑफ द मोशन इज 18 सेकंड्स। तो हमारे पास जो है वो वेलोसिटी गिवन है, ठीक है, रेवोल्यूशंस पर सेकंड में, और टाइम गिवन है। अब हम लोगों ने क्या करना है कि एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास रिलेशन इस तरह से है कि ए इज़ इक्वल टू डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय टी। अब आप लोग जस्ट सिंपल वैल्यूज़ पुट कर लो। हमारे पास यहाँ पे ओमेगा क्या है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है 3 रेवोल्यूशन पर सेकंड, और टाइम कितना है जी 18 सेकंड्स, ठीक है। यूनिट्स आप लोग अभी फ़िलहाल साथ साथ लेके चलो, 3 1s are 3 6 are 18, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 6, ये रेवोल्यूशन, एक सेकंड ये वाला और दूसरा सेकंड ये वाला, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास 1 रेवोल्यूशन में जो है वो कितने डिग्रीज होते हैं, 180 डिग्री होते हैं, लेकिन हम लोग जो है वो यहाँ पे रेडियंस की बात करेंगे, ठीक है। हमारे पास 1 रेवोल्यूशन में जो है वो 2 पाई रेडियंस होते हैं। सो वी कैन से दैट कि हम लोग जो है वो इसको क्या करेंगे, 2 पाई रेडियन के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। इसे हम लिख लेंगे जी 2 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। 2 1s are 2 3s are 6 होता है, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं पाई डिवाइडेड बाई 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, विच इज़ योर ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ए, ठीक है। नेक्स्ट 145 में कहता है कि एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द हॉर हैंड ऑफ द क्लॉक एट एग्जैक्ट 4 PM, ठीक है। तो हम लोगों ने चाहे वो 4 PM पर जो है वो मिनट हैंड और एंगल हैंड के दरमियान जो है वो एंगल फाइंड करना है, ठीक है। देखो हमें पता है कि हमारे पास एक सर्कल के अंदर जो है वो 360 डिग्रीज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और 360 डिग्री जो है वो 2 पाई रेडियंस के इक्वल होता है, ठीक है। तो हमारे पास 4 PM पर जो वॉच का हॉर हैंड होगा ना, ठीक है, इसे मैं एच से रिप्रेजेंट करता हूँ, वो किधर होगा, वो 4 होगा, ठीक है। और जो हमारे पास वॉच का मिनट हैंड है ना, उसे मैं MH से रिप्रेजेंट करता हूँ, वो उस वक्त 12 पे होगा, ठीक है। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं जी 4/12, क्योंकि एंगल तो 4/12 का बन रहा है, क्योंकि हॉर का हैंड हमारे पास 4 पे है और मिनट का 12 पे है, ठीक है। आप लोग अगर इसे डिवाइड करो तो हमारे पास ये बनता है जी 1/3। अब हम लोगों ने बिल्कुल स्टार्ट में ये जो बात की थी कि 360 डिग्री हमारे पास 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है, तो जस्ट सिंपल आप लोगों ने क्या करना है कि इस 1/3 को जो है वो 2 पाई रेडियंस के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो आप लोगों के पास ये बन जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई 3 रेडियंस, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 146 में कहता है कि व्हाट इज़ द एंगुलर स्पीड ऑफ द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक हैविंग लेंथ ऑफ 0.5 मीटर। लेंथ गिवन है हमारे पास किसी भी क्लॉक की, हम लोगों ने क्या करना है कि उसके मिनट हैंड की जो है वो एंगुलर स्पीड फाइंड करनी है, ठीक है। तो एंगुलर स्पीड फाइंड करने के लिए हमारे पास एक रिलेशन है, ओमेगा इज इक्वल टू
2 पाई डिवाइडेड बाई टी। अब टी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, मिनट हैंड की बात कर रहा है, ठीक है। हम लोग इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे इस रिलेशन में जब पुट करेंगे तो, ठीक है। हमारे पास ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3.14 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई 60। तो अगर आप लोग जो है वो आप इसको जो है वेरीफाई करो, ठीक है, इसकी सिंप्लीफिकेशन करो तो आप लोगों के पास ये बनता है 1.7 इंटू 10⁻³ रेडियंस पर सेकंड, विच इज़ योर ऑप्शन बी। नेक्स्ट 147 में कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive नोड्स when the frequency of the standing wave is 165 हर्ट्ज and its speed of propagation is 330 मीटर पर सेकंड। हम लोगों ने क्या करना है कि दो consecutive नोड्स के दरमियान डिस्टेंस को फाइंड करना है, ठीक है। आपको फ्रिक्वेंसी भी गिवन है और वेलोसिटी भी गिवन है, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है दो consecutive नोड्स के दरमियान। देखो हमारे पास डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive नोड्स हमारे पास चाहे वो d इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाई 2, लेकिन हमारे पास ये जो लैम्डा है ये मिसिंग है। सबसे पहले हम लोग इस लैम्डा को फाइंड करेंगे, ठीक है। देखो हमारे पास एक रिलेशन होता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है। इसमें से हम लोग लैम्डा को अगर सेपरेट करें तो हमारे पास ये बन जाता है लैम्डा इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई एफ। अब हमारे पास यहाँ पर देखो वेलोसिटी भी गिवन है विच इज़ 330 मीटर पर सेकंड, और हमारे पास फ्रिक्वेंसी भी गिवन है विच इज़ 165 हर्ट्ज। तो जस्ट सिंपल आप लोग इसको इसमें पुट करो तो हमारे पास ये बन जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू वेलोसिटी कितनी है 330 डिवाइडेड बाय 165, ठीक है। तो हमारे पास ये तकरीबन 2 बनता है। तो जस्ट सिंपल आप लोग इस वेवलेंथ की वैल्यू को जो है वो इस रिलेशन में जो है पुट कर दो, तो हमारे पास ये बन जाएगा डी इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2। लैम्डा हमारे पास 2 है तो हम लोग लिख सकते हैं 2/2, तो हमारे पास ये बनता है 1 मीटर, विच इज योर ऑप्शन बी। नेक्स्ट 148 में कहते हैं कि वेवलेंथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रॉम द एरोप्लेन इज ऑब्जर्व्ड एज डिक्रीज्ड, द एरोप्लेन इज मूविंग। देखो हमारे पास क्या कहता है कि वेवलेंथ जो है वो अगर डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है, सो दिस मीन्स दैट हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी है वो इंक्रीज़ होगी, ठीक है। और हमारे पास जो एरोप्लेन हमें इस तरह दिखाई देगा कि वो रडार की तरफ जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। देखो जब भी हमारे पास एरोप्लेन जो है वो रडार की तरफ मूव करता है तो उसकी वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज़ होती है, लेकिन फ्रिक्वेंसी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो फ्रिक्वेंसी जो है वो इंक्रीज़ होने की वजह से हम लोग कहते हैं कि ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 149 में कहते हैं कि ऑब्जर्विंग अ गैलेक्सी इट्स कलर टर्न फ्रॉम द रेड टू ऑरेंज, गैप बिटवीन द अर्थ एंड गैलेक्सी इज़। देखो इस केस में हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी है ना वो इंक्रीज़ हो रही है, तो गैप क्या होगा, वो डिक्रीज़ होगा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 150 में कहते हैं कि व्हाट इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ स्टैंडिंग वेव इन द क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इफ़ v इज इक्वल टू 300 मीटर पर सेकंड एंड गैप बिटवीन द एंड्स इज 10 मीटर। तो हम लोगों ने फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है, जिसका रिलेशन हमारे पास इस तरह से होता है कि f इज़ इक्वल टू v डिवाइडेड बाई 4l। जस्ट सिंपल आप लोग v एंड l की वैल्यू पुट करो। f इज़ इक्वल टू v की वैल्यू यहाँ पे कितनी है जी 300 डिवाइडेड बाई 4, लेंथ की कितनी है 10 मीटर, 4 इंटू 10 ये क्या बन जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 40, ये 0 से कैंसिल, हमारे पास पीछे बचता है जी 30 डिवाइड बाय 4, तो ये आप लोगों के पास राउंड अबाउट बन जाता है 7.5 वर्ड्स, विच इज योर ऑप्शन ए। 151 में कहता है कि ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इज़ ज़ीरो इन, तो हमारे पास जो स्टैंडिंग वेव्स होती हैं इसमें ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी जो है वो ज़ीरो होती है, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 152 में कहता है कि स्ट्रिंग इज द सेकंड रेजोनेंस हैविंग द लेंथ 5 मीटर। कहता है कि व्हाट इज़ द फ्रिक्वेंसी इफ़ द वेव स्पीड इज़ 20 मीटर पर सेकंड। तो देखो हमारे पास जो वेवलेंथ है ना लैम्डा, उसका क्या रिलेशन बनता है इस केस में, लैम्डा इज़ इक्वल टू 2l डिवाइडेड बाई n। अब n यहाँ पे ये सेकंड रेजोनेंस को शो कर रहा है, सो वी कैन से दैट लैम्डा इज़ इक्वल टू 2l डिवाइडेड बाई 2। तो लेंथ हमारे पास कितनी है जी यहाँ पे किधर है 5 मीटर, वी कैन से दैट 2 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 5, ये 2 से कैंसिल, तो हमारे पास वेवलेंथ कितनी आ जाएगी जी, वेवलेंथ हमारे पास आएगी 5। अब यहाँ पे ये MCQ एंड नहीं हुआ, क्योंकि अभी आप लोगों ने ये वेवलेंथ फाइंड करनी है, जबकि स्टेटमेंट में उसने बोला है कि आप लोग क्या फाइंड करो, फ्रिक्वेंसी फाइंड करो, ठीक है, सेकंड रेजोनेंस की। तो फ्रिक्वेंसी का वही रिलेशन है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है, ये मैं ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ। f हम लोगों ने फाइंड करना है, f इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई लैम्डा। अब v हमें गिवन है विच इज़ 20 मीटर पर सेकंड, 20, और लैम्डा कितना है जी हमारे पास 5। तो आप लोग इसको सॉल्व करो तो हमारे पास ये कितना बनता है राउंड अबाउट 4,
ठीक है, 4 हर्ट्ज, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 153 में कहते हैं कि टू वेव्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज, कहता है कि सुपर इम्पोज्ड टू फॉर्म द स्टेशनरी वेव्स, कहता है कि व्हाट इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ द स्टैंडिंग वेव। हमारे पास जो स्टेशनरी वेव्स होती हैं या स्टैंडिंग वेव्स होती हैं ना, इनमें फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती, ठीक है। तो अगर आपको 100 गिवन है तो आप लोग ऑप्शन में भी 100 को ही टिक कर लोगे, क्योंकि फ्रिक्वेंसी चेंज ही नहीं होती स्टैंडिंग वेव्स में, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 154 में कहते हैं कि स्ट्रिंग ऑफ द 10 मीटर वाइब्रेट्स इन 10 लूप्स, कहते हैं कि व्हाट इज़ द वेव लेंथ। तो हमारे पास जो लैम्बडा होता है ना वेव लेंथ, इट इज़ इक्वल टू 2 लूप्स। अब हमारे पास यहाँ पे लूप्स कितनी है, लूप्स यहाँ पे 10 है, सो वी कैन से दैट 2 × 10 इक्वल टू 20, विच इज योर ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट 155 में कहता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन इन द प्रोजेक्टाइल मोशन इज, हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है ना एक्सेलरेशन का, वो 0 होता है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 156 में कहते हैं करेक्ट वैल्यू ऑफ द वी एक्स एंड वी वाई, ठीक है। मतलब ये वेलोसिटी को एक्स एक्सेस और वेलोसिटी को वाई एक्सेस पे पूछ रहा है किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में। हमारे पास जो वेलोसिटी होती है ना एक्स एक्स कंपोनेंट पे, तो वो कांस्टेंट होती है, और हमारे पास जो वाई कंपोनेंट पे वेलोसिटी होती है ना, वो 0, 9 और 8 हो सकती है, ठीक है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 157 में कहता है कि पेयर ऑफ द एंगल्स फॉर विच द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज सेम, हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होती है ना, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो उनके लिए हमारे पास रेंज जो है वो सेम होती है, ठीक है। तो हमारे पास आप लोगों ने क्या करना है कि इन तमाम ऑप्शंस को जो है वो जो वैल्यूज़ गिवन है इनको सम करो, जिसका आंसर 90 आता है उसको बस आगे बंद करके टिक कर दो। 75 + 15 हमारे पास इक्वल टू 90 होता है, सो दैट इज़ वाई ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 158 में कहते हैं कि वैल्यू ऑफ द फोर्स व्हेन 20 न्यूटन सेकेंड इम्पल्स इज प्रोड्यूस्ड इन 2.8 मिली सेकेंड्स, ठीक है। मिली सेकेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। अब स्टूडेंट्स ने इसको जस्ट सिंपल फार्मूला पुट करके आंसर निकाला होगा, लेकिन उनका आंसर गलत आया होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने छोटी छोटी चीज़ों को जो है वो लाजमी जो है वो देखना होता है, ठीक है, अदरवाइज आपका सारा MCQ जो है वो गलत हो सकता है। मतलब हम लोगों ने फोर्स फाइंड करनी है, ठीक है, आप लोगों को जो है वो उसने इम्पल्स भी दिया हुआ है और टाइम भी दिया हुआ है। तो देखो हमारे पास इम्पल्स का क्या रिलेशन होता है, J इज इक्वल टू F × T। अब हम लोगों ने F फाइंड करना है, सो वी कैन से दैट F इज इक्वल टू J/T, ठीक है। अब जूल तो सिंपल हमारे पास सॉरी जूल कह रहा हूँ, इम्पल्स तो हमारे पास सिंपल गिवन है 20 डिवाइड बाई, अब टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ स्टूडेंट्स ने 2.8 डायरेक्टली पुट किया होगा, उनका आंसर गलत आया होगा, लेकिन आपने इस मिली सेकंड को पहले कन्वर्ट करना है सेकंड्स में, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग 2.8 को जो है मल्टीप्लाई कर लोगे किसके साथ, 10⁻³ के साथ, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास सेकंड्स में आ जाएगा। ऐसे हम लोग फर्दर अगर सिंप्लीफाई करके लिखे तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि 0.028, ठीक है, 0.028 सेकेंड्स। तो जस्ट सिंपल आप लोग जो है वो इस 20 को डिवाइड करो 0.028 सेकेंड्स के साथ, तो आप लोगों के पास जो आंसर आएगा वो होगा 7142 न्यूटन, ठीक है, 7142 न्यूटन, ठीक है, विच इज योर ऑप्शन बी। नेक्स्ट 159 में कहते हैं कि द टाइम टू सबमिट फॉर द प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड विद 20 मीटर पर सेकेंड एट द एंगल ऑफ 30, मतलब हम लोगों ने टाइम फाइंड करना है, ठीक है। वेलोसिटी भी गिवन है, एंगल भी गिवन है। तो हमारे पास टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है, T इज इक्वल टू VI साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय G, ठीक है। अब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, वो हमारे पास 25 मीटर पर सेकेंड थी, ठीक है, और साइन ऑफ और थीटा कितना था 30, ठीक है, डिवाइड बाय इसका हम लोग 10 लिख लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशंस इजी हो जाएं। अब साइन ऑफ 30 किसकी इक्वल होता है, इट इज़ इक्वल टू 1/2, हम लोग इसे लिख सकते हैं 25 × 1/2 डिवाइड बाय 10। इसको फर्दर अगर हम लोग सिंप्लीफाई करके लिखे तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, अब ये डिनोमिनेटर में है, अगर इसको हम लोग कंसिडर करें तो हम लोग ओवरऑल भी इसको डिनोमिनेटर में लिख लेंगे, ठीक है। 25 × 1 डिवाइड बाई 10 × 2, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाता है 25 डिवाइड बाई 20। तो अगर आप लोग इसको जो है वो डिवाइड करो तो ये आप लोगों के पास बनता है राउंड अबाउट 1.25 सेकेंड्स, विच इज योर ऑप्शन बी, ठीक है। 160 में कहते हैं कि 5 kg बॉडी प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद द 12 मीटर पर सेकेंड, द पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप इज, हमारे पास देखो टॉप पर पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही होगी जितनी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी, ठीक है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी होगी, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल होगी, सो दैट इज हम लोग इस केस में पोटेंशियल एनर्जी नहीं फाइंड करेंगे, काइनेटिक एनर्जी ही फाइंड करेंगे, क्योंकि टॉप पर भी तो वही पोटेंशियल एनर्जी होनी है, वही काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जानी है, ठीक है। तो जस्ट सिंपल आप लोग क्या करोगे, मैं इसको अरेज करता हूँ किस तरह से, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²,
मैथ्स हमारे पास कितना है जी यहाँ पे 5, अच्छा 1/2 इंटू 5 इंटू वेलोसिटी कितनी है जी 12, 12 का स्केयर। तो 12 का स्केयर लेकिन हमारे पास ये बनता है राउंड अबाउट 144 डिवाइड बाई 2। अगर आप लोग इसको सिंप्लीफाई कर तो ये आप लोगों के पास बनता है जी 360 जाउल, विच इज़ योर ऑप्शन बी। अब कुछ लोगों ने यहाँ पे जस्ट सिंपल पोटेंशियल एनर्जी का जो सिंपल फार्मूला है विच इज़ mgh उसको यूज़ किया होगा तो उनका आंसर गलत आया होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। ठीक है, हमारे पास जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी, जब वही एनर्जी जो है वो टॉप पे जाएगी तो वो जस्ट एज इट इज़ पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। सो दैट इज़ हम लोगों ने ये चीज़ यूज़ की। 161 में कहता है कि बॉडी ऑफ मैस 8 किलोग्राम एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन फॉर 1 सेकेंड द इम्पल्स विल बी। अब हम लोगों ने इम्पल्स फाइंड करना है, तो इम्पल्स हमारे पास किसकी उल्टा है, इम्पल्स जो है इट इज़ इक्वल टू डेल्टा पी। ठीक है, और ये हमारे पास जो किस तरह से होता है रिलेशन, एफ इज़ इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। ठीक है, अब हमें डेल्टा पी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग डेल्टा पी के लिए इस इक्वेशन को निकाल लेंगे, तो हमारे पास बन जाएगा डेल्टा पी इज़ इक्वल टू एफ डेल्टा टी। एफ हमारे पास कितना है जी 20 और टी कितना है 1 सेकेंड। 12 मल्टीप्लाई 1 तो हमारे पास कितना आता है जी 12 ही बनता है। सो वी कैन से दैट इम्पल्स इज इक्वल टू मोमेंटम। मोमेंटम हमारे पास कितना है 12, विच इज योर ऑप्शन बी। नेक्स्ट 162 में कहता है कि ड्यूरिंग स्टैंडिंग वेव्स इन स्ट्रिंग एप्टीट्यूड इज़ 4 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द नोड। तो हमारे पास जो नोड्स होते हैं उन पर वाइब्रेशन जो है वो बिल्कुल ज़ीरो होती है। ठीक है, अगर ऑब्वियसली वाइब्रेशन ज़ीरो तो डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो होगी। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 163 में कहता है कि गैप बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड नोड इन द स्ट्रिंग इज 30 सेंटीमीटर। कहते हैं कि व्हाट इज़ द वेव लेंथ। तो देखो हमारे पास जो 2 लूप्स होती हैं ना, वो किसकी इक्वल होती हैं, वो लेमडा की इक्वल होती है। ठीक है, वेवलेंथ की इक्वल होती है। अब जिन दो नोड्स के दरमियान हम लोगों ने फाइंड करनी वेवलेंथ, ठीक है, वो है ही 30 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो सॉरी उनका गैप 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो उनकी वेवलेंथ भी जो है वो 30 रहेगी। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 164 में कहता है कि पार्टिकल ऑफ द स्ट्रिंग इन स्टैंडिंग वेव्स डज नॉट परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो हमारे पास जो नोड्स होते हैं ना, नोड्स वो रेस्ट पे होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास वो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो परफॉर्म नहीं करते। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 165 में कहता है कि व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द वेव्स इन अ 5 सेंटीमीटर स्ट्रिंग ऑफ 100 हर्ट्ज रेजोनेट इन 1 लूप। अब यहाँ पे हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी है जो कि रेजोनेट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, और उसका रिलेशन हमारे पास क्या है, एल इज़ इक्वल टू, ठीक है, एल इज़ इक्वल टू लैम्डा डिवाइड बाई 2। या अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए इस रिलेशन को भी जो है वो इग्नोर कर लें, हम लोग स्टेटमेंट को दोबारा से ज़रा से देखें, तो उसने बोला कि आप लोग वेलोसिटी फाइंड करो। वेलोसिटी के लिए हमारे पास क्या रिलेशन है, वी इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे जो है वो फ्रिक्वेंसी गिवन है लेकिन लैम्डा गिवन नहीं है। सो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इस लैम्डा को फाइंड करेंगे। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी रेजोनेट हो रही है वो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी की फॉर्म में हो रही है। इसे हम लोग इक्वेशन 1 का नाम देकर आगे जो है वो इस लैम्डा को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी के लिए क्या रिलेशन है, एल इज़ इक्वल टू लैम्डा डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब हम लोगों ने लैम्डा फाइंड करना है। इसी इक्वेशन को हम लोग अगर अरेंज करें तो हमारे पास ये बन जाएगा जी लैम्डा इज़ इक्वल टू 2L। अब लेंथ हमारे पास यहाँ पे गिवन है विच इज़ 5 मीटर। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई 5, तो लैम्डा हमारे पास कितना आ जाएगा 10 मीटर। ठीक है, अब आप लोगों के पास लैम्डा भी आ गया है। ठीक है, फ्रिक्वेंसी बी गिवन है विच इज़ 100 हर्ट्ज। आप लोग जैसे सिंपल इस रिलेशन में जो है पुट करो तो आप लोगों के पास क्या बन जाता है, जस्ट मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आप लोग इस 100 को मल्टीप्लाई कर लो जी 10 के साथ, तो ये आप लोगों के पास बनता है राउंड अबाउट 1000 हर्ट्ज, विच इज़ योर ऑप्शन बी। नेक्स्ट टाइम 166 में कहता है कि बॉडी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पोजेसेस। तो जब भी हमारे पास कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होती है तो उस पर किसी भी किस्म की टॉर्क नहीं होती। जब टॉर्क नहीं होती तो उसमें जो है वो किसी भी किस्म की एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होती, और किसी भी किस्म की जो है टेंजेंटल एक्सेलरेशन भी जो है वो नहीं होती। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, 000। नेक्स्ट 167 में कहता है द रिलेशन बिटवीन द एंगुलर मोमेंटम एंड द लीनियर मोमेंटम। तो एंगुलर एंड लीनियर मोमेंटम के दरमियान हमारे पास जो रिलेशन है वो एल इज़ इक्वल टू आर मल्टीप्लाई पी है। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 168 में कहते हैं कि आइडेंटिफाई द करेक्ट इक्वेशन फॉर द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए सी इज इक्वल टू, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ओमेगा स्क्वायर आर, विच इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट 169 में कहते हैं कैन इलेक्ट्रिक मोटर रिवॉल्व्स एट द रेट ऑफ 400 रेट्स पर मिनट, द एंगुलर वेलोसिटी विल बी।
इलेक्ट्रिक मोटर है जो कि रिवॉल्व कर रही है, ठीक है, 400 रेट्स पर मिनट में। तो आप लोगों ने जो है वो एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस रेट्स पर मिनट को जो है वो हम लोग रेट्स पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे? जस्ट सिंपल, आप लोगों ने इस 400 को जो है वो डिवाइड करना है किसके साथ, 60 के साथ, ठीक है। ये जीरो से कैंसिल हो गया, पीछे हमारे पास क्या बचता है जी, 40 डिवाइडेड बाई 6 विच इज़ इक्वल टू 6.69 रेवोल्यूशंस, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास एक रेवोल्यूशन में कितने वो होते हैं रेडियंस, 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस, ठीक है। तो जस्ट सिंपल आप लोगों ने क्या करना है कि इस 6.69 को मल्टीप्लाई करना है 2 पाई रेडियंस के साथ, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं जी 6.69 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3.14 रेडियंस, ठीक है। अगर आप लोग इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आप लोग के पास राउंड अबाउट बनता है 41.9 रेडियन पर सेकेंड, विच इज़ योर ऑप्शन ए। 170 में कहते हैं कि ड्यूरिंग द क्लॉकवाइज रोटेशन द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी इज। तो हमारे पास जब भी हम लोग क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं तो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होती है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 171 में कहते हैं कि मशीन कैन लिफ्ट 1000 किलोग्राम्स इन 10 सेकेंड्स टू द हाइट ऑफ 5 मीटर। कहते हैं कि व्हाट इज़ द पावर इन किलो वाट्स। हम लोगों ने पावर फाइंड करनी है किलो वाट्स में, ठीक है। देखो हमारे पास पावर का क्या फार्मूला होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क टन डिवाइडेड बाई टाइम, ठीक है। अब हमारे पास टाइम तो गिवन है लेकिन वर्क डन नहीं गिवन, तो वर्क डन हमारे पास किसके इक्वल होता है, वर्क डन अब यहाँ पे हमारे पास हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हम लोग उसको हाइट पे लेके जा रहे हैं। सो वी कैन से दैट W इज इक्वल टू mgh, ठीक है। आप लोग इसमें वैल्यूज पुट करो तो क्या बनता है, मैच कितना है जी यहाँ पे 1000 मल्टीप्लाई जी कितना है जी 10 और हाइट कितनी है 5, ठीक है। इसको आप लोग मल्टीप्लाई करो तो वर्क डन कितना आता है हमारे पास 49050, ठीक है। अब हमारे पास ये वर्क डन आ गया, हम लोगों ने इसको इस रिलेशन में पुट कर देना है। हमारे पास क्या हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू, मैं इसको इधर सॉल्व करता हूँ, पावर इज इक्वल टू कितना है जी 49050 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है, टाइम 10 सेकेंड्स, ठीक है, 10 सेकेंड्स। अब इस ज़ीरो को इस ज़ीरो से कैंसिल कर लो तो आप लोगों के पास क्या बनता है जी 4905, ठीक है। अपने लिए कैलकुलेशंस को इजी किया करो, जहाँ से कटिंग होती है उसको कट कर दो, जिसको आप लोग राउंड ऑफ कर सकते हो उसको राउंड ऑफ कर लिया करो, ठीक है। अब हमारे पास ये आंसर तो आ गया है लेकिन ये वाट्स की फॉर्म में है, हम लोगों ने बताना है किलो वाट्स की फॉर्म में, ठीक है। तो जस्ट सिंपल हम लोग वाट को किलो वाट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो किलो में हमारे पास 10 की पावर 3 होती है, इसको हम लोग जस्ट सिंपल 1000 के साथ चाहे वो डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसको 4905 को, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 4.905 बन जाएगा, ठीक है, जस्ट सिंपल, ठीक है। 4.905 इसको हम लोग राउंड ऑफ करके जो है वो 5 किलो वाट लिख सकते हैं, विच इज़ योर ऑप्शन सी। अब आप लोगों ने यहाँ पे इस पूरे टेस्ट में एक चीज़ नोट की होगी कि बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं कि लाइक जिसको स्टूडेंट समझ आता है कि जस्ट ये बहुत इजी हैं, उन्होंने सिंपल वैल्यूज़ पुट की और आंसर निकाल लिया, लेकिन हर मर्तबा ऐसा नहीं होता, ठीक है। आप लोगों ने बिल्कुल केयरफुली MCQs को देखना है। स्टूडेंट्स यहीं से जो है वो गलती करते हैं, जब पेपर हो जाता है वो कहते हैं कि पेपर तो बहुत अच्छा हुआ था, क्यों, सिंपल MCQs थे, लेकिन वो MCQs सिंपल नहीं होते, वो ट्रिकी MCQs होते हैं, जो कि बाद में जब फिर मार्क्स कम आते हैं तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि यार मैंने तो बहुत अच्छा पेपर किया था, फिर क्यों मार्क्स कम आए। तो वो ये रीजंस होती हैं, यही MCQs होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 172 में कहते हैं कि फॉर अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल एनर्जी एट द x इज u, कहते हैं कि व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी एट 2x एंड x/2। देखो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का जो है वो डिस्प्लेसमेंट के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है, x स्क्वायर। तो अगर हम लोग जो है वो x को डबल करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी जो है वो डबल हो जाएगी, ठीक है, 4u हो जाएगी क्योंकि स्क्वायर के साथ है ना। और अगर हम लोग उसको हाफ करेंगे तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, u डिवाइड बाई 4, ठीक है, विच इज योर ऑप्शन डी। नेक्स्ट 173 में कहता है कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन एंड पोटेंशियल एनर्जी फॉर द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ए सिंपल हार्मोनिक मोशन एट एक्सट्रीम विल बी। तो हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारे पास जो वेलोसिटी होती है वो मिनिमम होती है, ठीक है। इसी की वजह से हमारे पास वो जो बाब होता है ना वो पीछे की तरफ मुड़ाता है, क्योंकि वेलोसिटी उस वक्त मिनिमम हो जाती है, एक्सेलरेशन जो है वो मैक्सिमम होती है, ठीक है, और उसका पोटेंशियल एनर्जी भी जो है मैक्सिमम होती है,
क्योंकि वो एक्सट्रीम पोजीशन पे है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ठीक है, 174 में कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द 2 किलोग्राम ऑब्जेक्ट इज़ 1000 जाउल। कहते हैं कि व्हाट इज़ इट्स हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अब हम लोगों को हाइट फाइंड करनी है, तो इसके लिए हम लोग रिलेशन यूज़ करेंगे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच। अब हम लोग हमें जो है पोटेंशियल एनर्जी बी गिवन है, ठीक है, विच इज़ 1000 जाउल। इसके अलावा हमारे पास मैस भी गिवन है विच इज़ 2 किलोग्राम। हम लोगों को क्या करना है कि हाइट को फाइंड करना है। तो हाइट के लिए हम लोग इस रिलेशन को अरेंज कर लेंगे। एच इज इक्वल टू ये बन जाएगा पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय एम जी। ठीक है, तो हम लोग इसको फाइंड कर लेते हैं। एच इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कितनी थी 1000 जाउल, 1000 डिवाइड बाय मैस कितना है 2 मल्टीप्लाई जी की वैल्यू 10 होती है। तो जो सिंपल आप लोग इसको जो है वो सॉल्व कर लो। 2 10 20 होता है, एक जीरो को इससे कैंसिल कर दो, पीछे हमारे पास बचता है जी 100 डिवाइड बाई 2, जिसको हम लोग 50 लिख सकते हैं। ठीक है, विच इज़ योर ऑप्शन सी। नेक्स्ट 175 में कहते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम या सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज 20 सेकेंड। ठीक है, फिर कहते हैं कि द टाइम टेकन व्हेन इट मूव फ्रॉम द एक्सट्रीम टू द एक्सट्रीम। अगर एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम तक जा रहा है तो हम लोग जैसे सिंपल इस टाइम को जो है 2 पे डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, 20 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 10, विच इज़ योर ऑप्शन सी। नेक्स्ट 176 में कहता है कि द मैथमेटिकली फॉर्म ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स इज, हमारे पास ये सारा रिलेशन जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अच्छा जी, यहाँ तक आपका फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो का पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो है वो इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर लिए थे। ठीक है, अब यहाँ पे आंसर्स मौजूद हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन भी मैं ग्रुप में आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में जस्ट सिंपल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ठीक है, नथिंग मोर देन दैट, समझाने वाली इसमें कोई चीज़ नहीं है। सो मैं फिर भी आपको एक्सप्लेनेशन वगैरह सेंड कर दूँगा। तो ये दोनों पोर्शंस आप लोगों ने खुद कर लेने हैं। ठीक है, थैंक यू।